वेलकम, वेलकम, वेलकम एफएम के प्यारे-प्यारे स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग लिवरेजेस लास्ट क्लास में हमने पढ़नी स्टार्ट की थी। इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। पहले हम बात करते हैं, रिव्यू करते हैं एक बारी इनकम स्टेटमेंट। ये हमने कल की क्लास में पढ़ लिया था। पहले उतना सा रिवाइज़ करते हैं और फिर उसके बाद आगे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी? बहुत बढ़िया। इनकम स्टेटमेंट, देखिए इनकम स्टेटमेंट क्या होती है? इनकम स्टेटमेंट बेसिकली हम ये कहें कि पीएनएल का एफएम वाला वर्जन है। ऐसे कह सकता हूँ क्या मैं? जैसे पीएनएल होता है, बेटा पीएनएल बनाया जाता है अकाउंट्स में, है ना? ये उसका एफएम का वर्जन है। यानी हम यहाँ क्या दिखाते हैं? सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट हटाते हैं, कंट्रीब्यूशन आ जाती है। ये कॉस्टिंग में भी ऐसा ही करते हैं। फिर फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करते हैं, जिससे डर लगता है। याद करो मैंने क्या कहा था? डर प्यार से, थप्पड़ से किसी से नहीं लगता। डर किससे लगता है? सिर्फ फिक्स्ड कॉस्ट से लगता है। बेटा डर हमेशा किससे लगता है? हमें खाली फिक्स्ड कॉस्ट। ये ध्यान रखना। क्योंकि बिज़नेस को ये डर होता है कि यार पता नहीं मैं फिक्स्ड कॉस्ट निकाल पाऊँ या ना निकाल पाऊँ, क्योंकि अगर फिक्स्ड कॉस्ट नहीं निकली तो वो मुझे अपनी जेब से देनी पड़ेगी। वेरिएबल कॉस्ट तो नहीं देनी पड़ेगी ना, वेरिएबल कॉस्ट तो लगेगी सिर्फ तब जब प्रोडक्शन हो रही होगी। जब प्रोडक्शन नहीं हो रही होगी, वेरिएबल कॉस्ट भी बंद हो जाएगी। तो इसलिए डर जो लगता है वो फिक्स्ड कॉस्ट से लगता है। फिर उसके बाद इंटरेस्ट आता है। इंटरेस्ट बिफोर टैक्स चला जाता है, याद रखना। इंटरेस्ट जो है वो बिफोर टैक्स है। हम कहते हैं कई बार कि इंटरेस्ट से टैक्स बचता है। बताओ इंटरेस्ट से टैक्स क्यों बचता है? क्योंकि इंटरेस्ट पहले माइनस हो जाता है। पहले माइनस हो जाता है तो इसलिए जो बचा हुआ प्रॉफिट है वो कम हो जाता है, इसलिए टैक्स भी कम हो जाता होगा। कितने बच्चों को ये बात समझ आई कि इंटरेस्ट पहले माइनस हो जाता है, इसलिए प्रॉफिट कम बचता है। प्रॉफिट कम बचता है तो इसलिए टैक्स कम जाता है। तो इंटरेस्ट तो टैक्स बचाता है, लेकिन प्रेफरेंस डिविडेंड पे बहुत रोना आता है। क्यों? क्योंकि जब प्रेफरेंस डिविडेंड देते हैं तो वो डियर मनी में से दे रहे होते हैं। प्रेफरेंस डिविडेंड हम दे रहे होते हैं टैक्स पे करने के बाद वाले प्रॉफिट से। दोबारा बोलो बेटा, प्रेफरेंस डिविडेंड हम पे कर रहे होते हैं टैक्स देने के बाद वाले प्रॉफिट से, इसलिए हमें उससे ज़्यादा दुख होता है। हमारे दिल पे वो ज़्यादा चोट लगाता है, ऐसे कह सकते हो आप प्रेफरेंस डिविडेंड। ठीक है? तो अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स बचता है, उससे डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कर दो, तो फिर अर्निंग पर शेयर आ जाती है। क्या आ जाती है? अर्निंग पर शेयर। अब सुनिए, तो फिक्स्ड कॉस्ट, ये जो फिक्स्ड कॉस्ट है ये बिजनेस करने की फिक्स्ड कॉस्ट है, इसलिए इसे बोलते हैं ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट। यानी ये कॉस्ट तो जाएगी ही जाएगी। अगर आप बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो तो रेंट दोगे, मैनेजर की सैलरी दोगे, कुछ तो फिक्स्ड खर्चे होंगे ना हर बिजनेस में। अब मैं आपको पढ़ाता हूँ तो मेरे भी फिक्स्ड खर्चे हैं। हमारे पास कुछ लोग काम करते हैं जो कि आपको सर्व करने में हमारी मदद करते हैं, उनकी सैलरीज जाती हैं, करेक्ट? और इसी तरीके से अन्य कुछ फिक्स्ड खर्चे भी जाते हैं, जैसे हमारी कुछ कमिटमेंट फीस है जो हमें अपने टेक पार्टनर को देनी ही देनी है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ एडमिशन। फिर नंबर ऑफ एडमिशन के हिसाब से भी देनी है, वो वेरिएबल फीस भी है। तो यानी कुछ खर्चे फिक्स्ड होते हैं, कुछ खर्चे वेरिएबल होते हैं। क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं मैंने क्या कहा? आपने कहा जी हाँ सर, ये बात मुझे समझ आती है। अब अगर मैं ईबीआईटी की बात करूं, तो ईबीआईटी में आप ये कहेंगे कि एक तो इंटरेस्ट सबसे पहले दिया जाता है, उसके बाद सरकार आ जाती है अपना टैक्स लेने, उसके बाद प्रेफ़रेंस शेयर होल्डर्स आ जाते हैं अपना प्रेफ़रेंस डिविडेंड लेने, और सबसे अंत में इक्विटी शेयर होल्डर्स आ जाते हैं ईएईएस प्राप्त करने, जो अंत में बचा वो इनको मिलता है। तो एक्चुअली में इनका रिस्क भी सबसे ज़्यादा है और इनकी अर्निंग भी सबसे ज़्यादा हो सकती है अगर प्रॉफ़िट हुआ। क्यों? क्योंकि इन सब के फिक्स रेट्स हैं। अगर आप ध्यान से सोचो, जैसे प्रेफ़रेंस डिविडेंड मान लो इंटरेस्ट है 8%, टैक्स है 30%, प्रेफ़रेंस डिविडेंड है 12%, बट इन सबको तो फिक्स पैसा ही मिलेगा ना, उतने परसेंटेज ही मिलेगा। जो भी बचा वो इक्विटी का है। अगर कंपनी ने अच्छा बिज़नेस किया तो ज़्यादा प्रॉफ़िट बचेगा, सारा प्रॉफ़िट इनका। कंपनी ने नुकसान किया तो सारा नुकसान भी इनका, करेक्ट? फिर हमने एक कांसेप्ट पढ़ा था बिफोर टैक्स वर्सेस आफ्टर टैक्स कांसेप्ट, याद करिए। बेटा बिफोर टैक्स वर्सेस आफ्टर टैक्स में मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको ये समझाया था कि अगर कोई भी अमाउंट बिफोर टैक्स होता है, तो हम उसे 1 माइनस टी से मल्टीप्लाई करके उसे आफ्टर टैक्स बना सकते हैं। रिपीट करो, अगर कोई भी अमाउंट बिफोर टैक्स है, उसे 1 माइनस टी से मल्टीप्लाई करके हम उसे आफ्टर टैक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर कोई भी अमाउंट आफ्टर टैक्स है, तो हम उसे डिवाइड बाय 1 माइनस टी करके बिफोर टैक्स बना सकते हैं। क्या ये दोनों बातें आपको समझ आ रही है मैंने क्या कहा? यानी हम बिफोर वाले को आफ्टर बना सकते हैं और आफ्टर वाले को बिफोर बना सकते हैं। क्या ये दोनों बातें समझ आई बेटा? बिफोर वाले को आफ्टर और आफ्टर वाले को बिफोर बना सकते हैं। ठीक है जी। फिर आती है प्रेफरेंस डिविडेंड हर्ट्स मोर। यहाँ पे हमारी लास्ट क्लास खत्म हुई थी। हमने कहा था प्रेफरेंस डिविडेंड ज़्यादा दुःख देता है। क्यों दुःख देता है बताओ? क्योंकि यार जब हम प्रेफरेंस डिविडेंड देते हैं तो वो डियर मनी में से देते हैं। याद करो मैंने आपको ये समझाया था कि अगर मुझे प्रेफरेंस डिविडेंड देनी है 70 रुपीज़ की, ध्यान दो बेटा, अगर मुझे प्रेफरेंस डिविडेंड देनी है कितने रुपए की? 70 रुपीज़ की। तो वो 70 रुपीज़ पे करने के लिए मेरे पास 100 रुपए होने चाहिए। यानी वो एक्चुअली में मुझे 100 रुपए का बर्डन देता है। मैं दोबारा बोलता हूँ, प्रेफ़रेंस डिविडेंड दे रहे हैं हम 70 रुपीज़, लेकिन वो हमें बर्डन दे रहा है 100 रुपीज़ का। बताओ 100 रुपीज़ का बर्डन क्यों दे रहा है? रीज़न दो मुझे इसका। बताइए।
अगर मैं इधर 70 रुपए देता हूँ तो ये 100 रुपए वाला बर्डन मुझे क्यों दे रहा है? क्योंकि जब मैं 70 रुपीज़ पे करता हूँ, तो इसको पे करने से पहले मैंने इस पे टैक्स पे किया होता है। इसे पे करने से पहले मैंने इस पे टैक्स पे किया होता है। इसीलिए मुझे प्रॉफ़िट जो है वो 100 रुपए का चाहिए ताकि मैं टैक्स दूँ और फिर प्रेफ़रेंस डिविडेंड दूँ। इसीलिए प्रेफ़रेंस डिविडेंड को 1 माइनस टी से डिवाइड करके बर्डन ऑफ प्रेफ़रेंस डिविडेंड निकाला जाता है। इसे क्या कहा जाता है? बर्डन ऑफ प्रेफ़रेंस डिविडेंड। क्यों? हम पे तो कर रहे हैं प्रेफ़रेंस डिविडेंड कितने का? सिर्फ़ 70 रुपीज़ का, लेकिन वो हमें फ़ील कितने का हो रहा है? 100 रुपए, यानी हमें प्रॉफ़िट कितना चाहिए उसे पे करने के लिए। मतलब मैं अगर आपसे ये पूछूँ कि मुझे पे करना है प्रेफ़रेंस डिविडेंड 70 रुपीज़, तो उसके लिए मुझे बर्डन कितना है? तो उसके लिए मुझे बर्डन है 100 रुपए का। तो इसीलिए हम इसे डिवाइड बाय 1 माइनस टी करते हैं। क्या यहाँ तक के सारे कांसेप्ट रिकॉल हो रहे हैं? क्योंकि आज ये कांसेप्ट यूज़ करके मैं आपको लिवरेज के फ़ॉर्मूलाज़ पढ़ाने स्टार्ट करूँगा। बोलिए स्टार्ट करें लिवरेज पढ़ना, आज की क्लास को स्टार्ट करें, रिव्यू हो गया पिछली क्लास? शाबाश! अब हम अपना आज का पहला टॉपिक पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ये तो सब रिवीजन थी हमारी। कांसेप्ट नंबर 4 से हम नया टॉपिक पढ़ना स्टार्ट करते हैं, कांसेप्ट नंबर 4, और ये टॉपिक है लिवरेजेस। लिवरेज एक्चुअली में मेजर ऑफ रिस्क होता है, और ऑब्वियसली मोर रिस्क मोर गेन। आपने जीवन में ये कहावत तो सुनी होगी, जितना ज़्यादा जोखिम लेते हो उतना ज़्यादा गेन की इच्छा होती है। आप भी तो ऐसे ही कर रहे हो। वैसे एक सच बताओ, आप लोग जो कोर्स पढ़ रहे हो, ये भी तो रिस्की कोर्स है। आपको गली मोहल्ले में, पड़ोस में, आंटियों ने, सबने समझाया होगा बेटा मत कर सीए, पूरी नहीं होती। ऐसे बोला था किसी ने? कि कोई ना कोई तो ज़रूर होगा जीवन में, रोड़ा अटकाने आया होगा जो आपके जीवन में। किसी न किसी ने तो आपको ज़रूर डिमोटिवेट किया होगा कि पूरी नहीं होती, 10 साल लग जाते हैं, 15 साल लग जाते हैं, तब भी आधा छोड़ना पड़ता है। ऐसी-ऐसी बातें आपने सुनी होंगी कहीं न कहीं ज़रूर, है ना? बट फिर भी आपने रिस्की कोर्स को चुना। क्यों चुना? क्योंकि आपको ज़्यादा रिटर्न चाहिए थी। वैसे सच बताना, आप इसे क्यों कर रहे हो? जो बच्चे सीए कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? बिकॉज़ यू वांटेड टू प्रूव टू द वर्ल्ड कि आप कुछ हो, पहली बात, ठीक है? दूसरी बात, आप औरों से ज़्यादा पैसा कमाना चाहते थे। बड़ी सीधी-सी बात है, आपको पैसा ज़्यादा चाहिए था जीवन में। आपको साफ पता था कि भैया ऐसा कोई कोर्स करेंगे जो भारी है, जो सबके बस की नहीं है, जो कम है। आज भी एक बात सोचो, 70 साल हो गए ऑलमोस्ट, है ना? इंडिपेंडेंस को, मतलब सॉरी, हमारा इंस्टीट्यूट बने कितने हो गए? 49 से अब तक गिनो कितने, ऑलमोस्ट चलो क्लोज़ टू 65 प्लस तो हो ही गए ना, क्लोज़ टू 70 हो गए, है ना? अब इतने साल में सिर्फ़ 4 साढ़े 4 लाख के आस-पास सीए बने हैं आज तक। इतने तो हर साल इंजीनियर बनते हैं भारत में। हर साल इतने ऑलमोस्ट इंजीनियर बनते होंगे, जितने हम 60-70 साल में मिलके बने हैं। तो डेफ़िनेटली हम शॉर्ट सप्लाई में तो हैं। उसमें से भी आप ये सोचो ना, 70 साल में जो लोग सीए बने हैं, वो सब बने थोड़ी ना रहे होंगे। कुछ चले गए होंगे जीवन छोड़कर, कुछ ने किसी और, जैसे हमारी तरह किसी और फ़ील्ड में काम कर रहे होंगे, है ना? कुछ बाहर चले जाते हैं देश से। तो बहुत सारी वैरायटी है। तो जो इफ़ेक्टिव मुझे लगता है, जो काम करने वाले सीए हैं, वो शायद 2 लाख भी मुश्किल से होंगे, ऐसा मुझे लगता है। मेरे पास ये कोई ऑफ़िशियल नंबर नहीं है, बट ऐसा मेरा मानना है। तो इसका मतलब ये है कि आपने जो कोर्स किया है वो किया तो रिस्की है। क्यों? क्योंकि आपको उसका रिवॉर्ड भी उसी हिसाब से चाहिए। अगर एक बीकॉम करने वाले बच्चे की 30,000 रुपए की नौकरी लगती है, तो आपको 30,000 की नौकरी नहीं चाहिए सीए के बाद। आपको 30,000 की नौकरी से कोई खुशी नहीं मिलती। तभी तो आप कर रहे हो ना, कि भारी कोर्स कर ही इसलिए रहे हो। चलो वापस आते हैं लिवरेज। तो इसी तरीके से कंपनी भी क्या करती है, फिक्स्ड कॉस्ट उठाती है, रिस्क उठाती है, ताकि वो रिस्क के बदले में ज़्यादा पैसा कमा सके। मैंने क्या कहा? कंपनीज़ भी फिक्स्ड कॉस्ट उठाती हैं, रिस्क उठाती हैं, ताकि वो उसके बदले में ज़्यादा पैसा कमा सकें। कैसे? आइए वो समझते हैं। लिवरेजेज़ आपको 3 तरीके की पढ़नी है। देखिएगा, देखिए, कौन-कौन सी 3 लिवरेजेज़ हैं, पहले समझ लो, कॉपी मत करो, अभी पहले समझो। पहले थोड़ी देर समझना है, ठीक है ना? बाद में कॉपी करेंगे। देखिए, सबसे पहले होती है ऑपरेटिंग लिवरेज, फिर आती है फाइनेंशियल लिवरेज, अभी कॉपी करने के लिए मना किया मैंने। फिर आती है कंबाइंड लिवरेज,
यहाँ से आपका मेन चैप्टर के टॉपिक स्टार्ट होते हैं, जो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, है ना? 3 तरीके की लिवरेज है। अब ऑपरेटिंग लिवरेज एक्चुअली में क्या करती है, पहले ये समझो। मैं दोबारा बोलता हूँ, ऑपरेटिंग लिवरेज एक्चुअली में क्या करती है? ये रिस्क होता है ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट का। इसको हम क्या बोल सकते हैं? ऑपरेटिंग लिवरेज क्या होता है? मेजर्स रिस्क ऑफ ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट। ये ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट के रिस्क को नापती है। याद करो, ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट कौन सी होती थी? ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट मतलब ये वाली कॉस्ट, ये इस कॉस्ट के रिस्क को नापती है। ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट के रिस्क को नापती है कि इस फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से हमें कितना रिस्क है, इस वाली फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से हमें कितना रिस्क है। फिर ये क्या करता है? सर फाइनेंशियल लिवरेज क्या करता है? बेटा ये मेजर करता है रिस्क ऑफ फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट। मैं अब आपसे पूछूं, बताओ फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट कौन कौन सी होती है, तो क्या कहोगे? सच बताना। अगर मैं आपसे पूछूं फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट कौन सी होती है, तो आप कहोगे सर देखो ये दोनों फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट होती हैं, इंटरेस्ट भी और प्रेफरेंस डिविडेंड भी। पर हम इन दोनों को ऐड नहीं कर सकते क्योंकि एक बिफोर इंटरेस्ट है, एक बिफोर टैक्स है, एक आफ्टर टैक्स है। तो हम क्या करेंगे? फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट एक्चुअली में कौन होता है? फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट होता है इंटरेस्ट भी और प्रेफरेंस डिविडेंड अलोंग विद टैक्स भी। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट प्री टैक्स है, तो प्रेफरेंस डिविडेंड को भी प्री टैक्स बनाएंगे, फिर ऐड करेंगे। अगर एक फिगर प्री टैक्स है तो दूसरी को भी प्री टैक्स बनाएंगे, उसके बाद ऐड करके दिखाएंगे। क्या ये बातें आपको समझ आ गई मैंने क्या कहा? कपाड़िया जी बताइए, क्या ये बात आपको समझ आई मैंने क्या कहा? थोड़ा ध्यान दीजिए बेटे। इंटरेस्ट और प्रेफरेंस डिविडेंड दोनों को लेंगे, लेकिन जो प्रेफरेंस डिविडेंड है वो अलॉन्ग विद टैक्स होगा, यानी उस पर टैक्स बर्डन ऐड करने के बाद दिखाएंगे। इंटरेस्ट प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड अलॉन्ग विद टैक्स दिखाएंगे। इसे बोलेंगे फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट, इसे बोलेंगे ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट। यानी ये मेजर करता है ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट के रिस्क को, ये मेजर करता है फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट के रिस्क को। अच्छा एक बात तो, जो मालिक होता है, कंपनी का ओनर होता है, उसे तो दोनों ही रिस्क होते हैं। अगर आप एक कंपनी चला रहे हो, आप एक बिजनेस चला रहे हो, तो आपको बताओ ऑपरेटिंग रिस्क होगा या फाइनेंशियल रिस्क होगा, या आपको दोनों रिस्क होंगे? आप मुझे सच से बताओ, आपको तो दोनों रिस्क होंगे। तो ये मेजर करता है रिस्क ऑफ ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल रिस्क। मतलब ये दोनों रिस्क के इंपैक्ट को मेजर करता है। रिस्क ऑफ तीनों नापते तो रिस्क ही हैं, ये भी रिस्क नापता है, ये भी रिस्क नापता है, ये भी रिस्क नापता है, बट तीनों अलग अलग चीज का रिस्क नापते हैं। मतलब ये सिर्फ ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट का रिस्क नापता है, ये सिर्फ फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट का रिस्क नापता है, और ये दोनों तरीके के फिक्स्ड कॉस्ट के रिस्क नापता है। यानी लिवरेज चैप्टर में आप कर क्या रहे हो, पहले आप मुझे बताओ। फिर लिवरेज चैप्टर में आप कर क्या रहे हो? आप रिस्क नापने का काम कर रहे हो। दोबारा बोलो, आप क्या कर रहे हो दोस्तों? आप रिस्क नापने का काम कर रहे हो। रिपीट करो, व्हाट आर यू डूइंग? यू आर एक्चुअली मेजरिंग द रिस्क। किसका? ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट, फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट, एंड दोनों का। तभी तो उसे कंबाइंड या ओवरऑल बोलते हैं। इसे कंबाइंड भी बोलते हैं, ओवरऑल भी बोलते हैं, ठीक है ना? ओवरऑल मतलब कुल मिलाकर। अब सुनो, बातों की गहराई को समझना, ठीक है? सुनो तो सही मेरे बच्चे। देखिए, अब इसे कैसे निकाला जाता है? डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। अब मैं कुछ बात बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो, लिखना नहीं। बेटा डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, मैं सारी लिवरेज के लिए एक लाइन बोलता हूँ। जो फिक्स्ड कॉस्ट है ना, उसको देने से पहले वाला पैसा डिवाइडेड बाय उसको देने के बाद वाला पैसा। रिपीट करो, फिक्स्ड कॉस्ट देने से पहले वाला पैसा वो न्यूमरेटर में आएगा, और फिक्स्ड कॉस्ट पे करने के बाद वाला पैसा डिनोमिनेटर में आएगा। ये फॉर्मूला मैं आपको फॉर्मूला की थॉट बता रहा हूं कि फॉर्मूला बना कैसे। तो देखो, जो DOL है, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज है, वो ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट के लिए बना है। तो बताओ ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट से पहले कौन था? ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट से पहले कौन था? कंट्रीब्यूशन था। और ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट पे करने के बाद कौन बचा था? EBIT बचा था। तो यानी इसका फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। सर ये तो थोड़ा थोड़ा याद भी होने लगा।
यानी सर आप ये कह रहे हो कि डीओएल का असली फॉर्मूला ऐसे बना है कि फिक्स्ड कॉस्ट पे करने से पहले कितना पैसा था डिवाइडेड बाय फिक्स्ड कॉस्ट पे करने के बाद कितना पैसा है। दोबारा बोलो, क्या ये बात समझ आई? मैं दोबारा बोलता हूं, फिक्स्ड कॉस्ट पे करने से पहले कितना पैसा था डिवाइडेड बाय फिक्स्ड कॉस्ट पे करने के बाद कितना पैसा है। इन दोनों को डिवाइड करना है, इन दोनों को डिवाइड करना है। दोबारा बोलो, सभी लिवरेजेस के फॉर्मूलाज कैसे बनते हैं? लिवरेज के फॉर्मूला को डिफाइन करो। फिक्स्ड कॉस्ट पे करने से पहले वाला पैसा डिवाइडेड बाय फिक्स्ड कॉस्ट पे करने के बाद वाला पैसा। यानी अगर मैं आपके लिए एकदम ब्रीफ में ऐसे समझाऊं ना लिवरेज कैसे निकाली जाती है, तो ऐसे निकाली जाती है, बिफोर पेइंग फिक्स्ड कॉस्ट यानी अमाउंट बिफोर पेइंग फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय अमाउंट आफ्टर पेइंग फिक्स्ड कॉस्ट। अच्छा सर, बस यही ट्रिक है? हाँ, सारी लिवरेजेस के फॉर्मूला इसी बेस पे बनी है। क्या कहा मैंने? दोबारा बोलो, फिक्स्ड कॉस्ट देने से पहले वाला पैसा डिवाइडेड बाय फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करने के बाद, मतलब पे कर देने के बाद वाला फॉर्मूला। क्या ये बात क्लियर हो गई? सर तो मक्खन है, ये तो बड़ा आसान है। हाँ बेटे, बहुत आसान है। एक और समझते हैं। बताइए यहाँ पे DOL क्या होगा, सॉरी DFL क्या होगा? डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज। इसे क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज। देखिए बेटे, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज क्या होगी? अब आराम से सुनना। मैं कह रहा हूं फिक्स्ड कॉस्ट पे करने से पहले वाला पैसा। तो बताओ, ये दोनों फिक्स्ड कॉस्ट हैं। फिक्स्ड कॉस्ट पे करने से पहले वाला पैसा कौन था? EBIT। तो न्यूमरेटर में कौन आ जाएगा? न्यूमरेटर में आ जाएगा EBIT। अब बताओ डिनोमिनेटर में क्या आएगा? डिनोमिनेटर में कुछ बच्चे कहेंगे जी इन दोनों को पे करने के बाद क्या बचता है सर? देखो, इंटरेस्ट और प्रेफरेंस डिविडेंड देने के बाद क्या बचता है? अगर इंटरेस्ट भी दे दूं, प्रेफरेंस डिविडेंड भी दे दूं, तो सर EAES बचेगा फिर तो। कुछ लोग तो कहते हैं EAES बचेगा, लेकिन वो गलत है। क्यों? क्योंकि EAES में ये दोनों तो गए हैं, पर पूरे अमाउंट पे टैक्स गया है। पूरे अमाउंट पे टैक्स गया, टैक्स तो बाकी पैसे पे भी गया होगा। यार आपने जितना भी कमाया आपने तो टैक्स सब पे दिया होगा। तो वो तो एक बात हो, क्या टैक्स फिक्स खर्चा है? पेन रखो और मेरी बात को सुनो। क्या टैक्स फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट है? सर पूरा टैक्स नहीं है, लेकिन थोड़ा सा है। क्यों? क्योंकि जो प्रेफरेंस डिविडेंड के लिए टैक्स दिया गया है वो तो फिक्स्ड कॉस्ट है, लेकिन बाकी का नहीं है। बाकी का फाइनेंस फिक्स्ड कॉस्ट है, लेकिन फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है। वो तो फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है, इनफैक्ट वो तो फिक्स्ड भी नहीं है, तो जब प्रॉफिट कमाएंगे तो देंगे। यानी अब हम फंस गए सर। सर हमारी तो फिक्स्ड कॉस्ट की डेफिनेशन ही खराब हो गई। क्यों? इंटरेस्ट फिक्स्ड कॉस्ट है, फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट हाँ जी है। क्या प्रेफरेंस डिविडेंड फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट है? नहीं सर, फाइनेंशियल डिविडेंड सॉरी प्रेफरेंस डिविडेंड अलोंग विद टैक्स जब देखोगे तो फिक्स्ड कॉस्ट है, लेकिन पूरा टैक्स नहीं है फिक्स्ड कॉस्ट। तो क्या करें? सुनो, मैं इसका आपको शॉर्टकट बताता हूँ। ये पैसा है बिना फिक्स्ड फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट पे करने से पहले वाला पैसा। ये क्या है? फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट पे करने से पहले वाला पैसा। अब आप इसे डिवाइड करो, EBIT माइनस इंटरेस्ट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अलोंग विद टैक्स। हाँ सर, अब ठीक हो गया। क्यों? हमने ऊपर लिखा फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट देने से पहले वाला पैसा। रिपीट करो, हमने ऊपर लिखा फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट देने से पहले वाला पैसा, और डिनोमिनेटर में क्या लिखा? फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट पे करने के बाद वाला पैसा। ये इस पैसे में से ये दोनों फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट थे, माइनस कर दिए, बात खत्म हो गई। सर ये सही है, मतलब सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, क्योंकि हमने पूरा टैक्स माइनस नहीं किया। हमने क्या किया? हमने खाली इंटरेस्ट माइनस किया, प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस किया, वो भी अलोंग विद टैक्स। प्रेफरेंस डिविडेंड भी माइनस किया, कौन सा वाला? अलोंग विद टैक्स वाला। रुद्राक्ष, ये बात समझ आ रही है? मुझे पता है कि इस पे थोड़ी-सी कन्फ्यूजन होगी, सर टैक्स कितना लेना है, कितना नहीं लेना है, ये बात क्लियर नहीं हो रही, और बाकी टैक्स क्यों नहीं है फिक्स्ड कॉस्ट? मैं भी एक न्यूमेरिकल करा के समझाऊँगा कि बाकी का टैक्स फिक्स्ड कॉस्ट क्यों नहीं है, अभी न्यूमेरिकली समझाऊँगा। बट फॉर्मूला की डेवलपमेंट क्लियर हो रही है? हाँ सर, फॉर्मूला की डेवलपमेंट क्लियर हो रही है। जो डेफिनेशन आपने बताई है वो डेफिनेशन क्लियर हो रही है क्या? फिक्स्ड कॉस्ट देने से पहले वाला पैसा, ठीक है। फिर फिक्स्ड कॉस्ट पे कर देने के बाद वाला पैसा, EBIT में से फिक्स, जैसे इधर कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट पे कर दो तो EBIT बचता है, वैसे EBIT में से इन दोनों को पे कर दो तो कुछ कोई डायरेक्ट नाम नहीं बचता, तो किसका नाम लिखूं? इसलिए मैं कुछ लिख नहीं पा रहा। क्या ये बातें क्लियर है आपको? अच्छा, ज्यादातर क्वेश्चन पता है एग्जाम में कैसे आते हैं? जिनमें प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं होता। ज़्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में जो आते हैं उनमें प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं होता। मेरी बुक में भी ऑलमोस्ट 90% क्वेश्चनों में प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है।
तो एक बात बताओ अंशुल, जब प्रेफरेंस डिविडेंड होगा ही नहीं तो ये दिखेगा नहीं। जब ये दिखेगा नहीं तो फॉर्मूले को लोग शॉर्ट में क्या लिख देते हैं, कई किताबों में आप लिखा हुआ शॉर्ट देखोगे, क्या देखोगे, EBIT अपॉन EBT, क्योंकि इन दोनों को माइनस करोगे तो EBT बन जाएगा। इससे बहुत सारे बुक्स में आप गलत फॉर्मूला देखेंगे, शॉर्ट फॉर्मूला देखेंगे, क्या देखेंगे, EBIT अपॉन EBT, बट वो इनकम्प्लीट फॉर्मूला है क्योंकि उसमें प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं दिखाया गया। हाँ, अगर उस क्वेश्चन में प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है तो नहीं दिखाएंगे, बट फॉर्मूला में प्रेफरेंस डिविडेंड था और रहेगा। रिपीट करो मैंने क्या कहा, फॉर्मूला में प्रेफरेंस डिविडेंड था और रहेगा। आपको ज़रूर चेक करना है कि क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर्स हैं या नहीं है। नहीं होंगे तो ये पोर्शन हटा दो। यानी अगर ऐसे मैं कहूं कि इफ देयर आर नो प्रेफरेंस शेयर्स, यानी अगर कोई भी प्रेफरेंस शेयर नहीं है तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, तो DFL का फॉर्मूला बन जाएगा बेटे EBIT अपॉन EBT। क्या ये फॉर्मूला शॉर्ट वाला समझ आया आपको? आप ज़्यादातर किताबों में यही फॉर्मूला देखोगे, ज़्यादातर क्वेश्चनों में भी यही फॉर्मूला लगेगा, पर क्या ये पूरा फॉर्मूला सच है? नहीं, फॉर्मूला ये सच है। फिर इसे क्यों शो करते हैं सर? इसे इसलिए शो करते हैं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चनों में प्रेफरेंस शेयर नहीं होता। जब प्रेफरेंस शेयर में नहीं होता इसलिए हम इसे नहीं दिखाते। क्या ये बातचीत आपको क्लियर हो गई मैंने क्या कहा? यानी अगर आप पूरा पढ़ना चाहते हैं तो आप ये करेंगे, यानी आता है जब भी क्वेश्चन, मतलब कभी 5 साल में एक बार प्रेफरेंस शेयर का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो तब यही फॉर्मूला लगाना होता है। इसलिए मैं चाहता हूँ आप यही फॉर्मूला याद करें, आप शॉर्टकट फॉर्मूला याद ना करें। ठीक है? बोलिए मेरी बातचीत आपको समझ आ गई मैंने क्या कहा? क्या हर क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर 0 होगा? ज़रूरी नहीं है ना। हमें तैयारी तो पूरे की करके जानी है ना। आप छोटी तैयारी कैसे करके जा सकते हो एग्जाम के लिए? तो इसलिए आप ये फॉर्मूला याद करके जाएंगे, और अगर एग्जाम में प्रेफरेंस शेयर नहीं आया तो उसे हटा देंगे, तो बन जाएगा ये फॉर्मूला। तो ये एक एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला है। ठीक बात है। अब बात होती है मालिक की। देखो ये तो था ऑपरेटिंग मैनेजर, ये था फाइनेंशियल मैनेजर, ये तो वो मैनेजर था जो बिजनेस संभाल रहा था, ये वो मैनेजर था जो फाइनेंस संभाल रहा था। ये उसका थॉट है, ये उसका थॉट है, लेकिन जो मालिक है उसके तो दोनों थॉट है। एक बात हो, मालिक को ऑपरेटिंग रिस्क सहना पड़ता है या फाइनेंशियल रिस्क सहना पड़ता है, या दोनों रिस्क सहने पड़ते हैं? मैं अच्छा आपसे एक मैथमेटिकल लाइन पूछता हूँ, मैथमेटिकल लाइन पूछता हूँ, आप मुझे बताना, अ, जो ओनर है उसे आप लिखोगे नहीं, ये सिर्फ समझोगे, आपको ऑपरेटिंग रिस्क सहना है एंड फाइनेंशियल रिस्क सहना है, या फिर आपको ऑपरेटिंग रिस्क सहना है और फाइनेंशियल रिस्क सहना है? मुझे बताओ, आपके लिए ए करेक्ट है या बी करेक्ट है? आपके लिए आपके जीवन में ए करेक्ट है या बी करेक्ट है? बोलो। आपके जीवन में ए करेक्ट होता है, क्यों? क्योंकि जो मालिक है उसे और नहीं है कि शायद ऑपरेटिंग रिस्क, शायद फाइनेंशियल रिस्क, ना ना ना, उसे दोनों ही सहने हैं। उसके जीवन में एंड है, उसके जीवन में क्या लिखा है, एंड लिखा है, ये और नहीं लिखा। ये बात आपको समझ आ गई मैंने क्या कहा? अच्छा, एक सवाल आपसे पूछता हूँ, जब आप बचपन में प्रोबेबिलिटी पढ़ी होगी, थोड़ी बहुत मैथ्स पढ़ी होगी, मैं उम्मीद करता हूँ कभी तो पढ़ी होगी, तो आपको एंड और का मैथमेटिकल नाम बताया गया होगा। कितने बच्चों को पता है कि जब एंड लिखते हैं तो बीच में मल्टीप्लाई करते हैं, और जब और लिखते हैं तो बीच में प्लस करते हैं मैथमेटिक्स में? कितने बच्चों को याद है ये बात, कि जब प्रोबेबिलिटीज़ मल्टीप्लाई होती हैं, अगर आप कोई भी एक सेंटेंस लिखते हैं उसमें लिखते हैं बीच में एंड, तो वहाँ पे इनटू आता है, और जब भी मैथमेटिकली आप और लिखना चाहते हैं तो बीच में प्लस आता है। याद है सबको? ज़्यादातर बच्चों को याद है, वेरी गुड। जिन्हें नहीं याद वो याद कर लो फिर, और क्या हो सकता है, अगर आपने प्रोबेबिलिटी अच्छे से नहीं पढ़ी है तो। ठीक है, ज़्यादातर बच्चों को याद है। तो यानी इसका मतलब ये है, अब समझना, मैं फॉर्मूला बनाऊंगा, जो कंबाइंड लिवरेज है, यानी जो मालिक की लिवरेज है, जिसे पूरी लिवरेज सहनी है, जिसे दोनों लिवरेज सहनी है, वो क्या कहेगा? वो कहेगा देखो कि जो डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज है वो DOL इंटू DFL होता है। ये ध्यान रखिएगा, इंटू करना पड़ता है, इंटू। बहुत सारे बच्चे ना मुझसे सवाल पूछते हैं कि सर ये प्लस क्यों नहीं हो रहा, हमें तो दोनों रिस्क सहने, दोनों रिस्क सहने में प्लस क्यों नहीं हो रहे, दोनों रिस्क ऐड क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि दोनों रिस्क के बीच में और नहीं है, दोनों रिस्क के बीच में आपको और नहीं है कि आप ये सहो या ये सहो। प्लस तो तब आता जब दोनों रिस्क के बीच में आपको और होता। आपको तो एंड है, आपको तो दोनों रिस्क सहने, ये भी सहना है एंड ये भी सहना है। क्या मेरी बात समझ आई आपको? इन्हें क्या कहा, यू हैव टू बियर ऑपरेटिंग रिस्क ऑल्सो एंड फाइनेंशियल रिस्क ऑल्सो, यू हैव टू बियर दिस रिस्क एंड दिस रिस्क। आपको ग्रुप 1 का भी रिस्क सहना है, ग्रुप 2 का भी रिस्क सहना है, आपके जीवन में एंड है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? आपके जीवन में और नहीं है कि एक ग्रुप पास हो गए तो फाइनल में पहुंच जाओगे, ऐसा नहीं है।
दोनों रिस्क सहने, एंड है आपके जीवन में, तो इसलिए एंड को इनटू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन जाएगा, अब देखो ज़रा। अब मैं आपसे एक बहुत भयंकर बात पूछ रहा हूँ, ज़रा सोचना। देखो, अगर मैं इन दोनों फॉर्मूला को इनटू कर दूँ, सोचो, अगर मैं इन दोनों फॉर्मूला को इनटू कर दूँ तो क्या बन जाएगा? कंट्रीब्यूशन मतलब अपॉन ईबीआईटी इनटू ईबीआईटी अपॉन दिस, तो क्या होगा? ईबीआईटी से ईबीआईटी कट जाएगा, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? फॉर्मूला बनेगा सर जी, इसका फॉर्मूला बनेगा कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अलॉन्ग विद टैक्स, माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अलॉन्ग विद टैक्स। इसी फॉर्मूला को और ऐसे भी लिख सकते हो, अगर प्रेफरेंस शेयर ना होते तो अगर इन दोनों को इनटू करते तो ईबीआईटी से ईबीआईटी कट जाता, बन जाता कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी, अपॉन ईबीटी इफ नो प्रेफरेंस शेयर्स, अगर क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर ना होते तो। बोलिए बेटे, कुछ हद तक समझ आए फॉर्मूला? कुछ हद तक समझ आए? अभी क्वेश्चन करते करते मैं समझाऊंगा कि लिवरेज कैसे नापते हैं, ज़्यादा लिवरेज हानिकारक क्यों है, ज़्यादा लिवरेज का मतलब ज़्यादा फिक्स्ड कॉस्ट का बर्डन है आपके ऊपर, है ना? तो एक बार अब रिकॉल करते हैं, फिर लिखते हैं। अभी क्या फॉर्मूले खत्म हुए? नहीं, इसके बाद अभी सेकंड फॉर्मूला भी आएगा इन सबका, बट वो आज की क्लास में नहीं आएगा, वो कल की क्लास में आएगा। मतलब लिवरेजेस के लिए और भी फॉर्मूलाज पढ़ेंगे, इन्हीं तीनों का परसेंटेज वाला फॉर्मूला भी पढ़ेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे। पहले आज इसकी प्रैक्टिस करेंगे, आज इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना? सुनिए बेटे, मैं दोबारा लास्ट टाइम बता रहा हूँ, फिर लिखने देंगे। लिवरेज का मतलब क्या है? लिवरेज एक मेजर ऑफ रिस्क है। लिवरेज की मदद से हम रिस्क नापते हैं, जोखिम नापते हैं, और जोखिम हमेशा किसका होता है? वेरिएबल खर्चे का या फिक्स खर्चे का? लास्ट टाइम बताओ जल्दी से। हमेशा फिक्स खर्चे का। तो यहाँ पे ये नापा जाता है ऑपरेटिंग लिवरेज मतलब ऑपरेटिंग फिक्स्ड खर्चे का रिस्क, फाइनेंशियल लिवरेज मतलब फाइनेंशियल फिक्स्ड खर्चे का रिस्क, और कंबाइंड लिवरेज मतलब कंबाइंड फिक्स्ड खर्चे का रिस्क। तीनों बातें समझ आई आपको? इन्हें क्या कहा? जी हाँ सर। तो यहाँ पे डीओएल निकाला जाएगा कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी से, यानी फिक्स कॉस्ट पे करने से पहले वाला पैसा डिवाइड बाय फिक्स कॉस्ट पे करने के बाद वाला पैसा। तो हमने वही दिखा दिया, कंट्रीब्यूशन अपॉन कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, तभी तो ईबीआईटी आया होगा। यहाँ पे दिखाया ईबीआईटी अपॉन यानी फाइनेंशियल फिक्स खर्चे देने से पहले वाला पैसा डिवाइड बाय फाइनेंशियल फिक्स खर्चे पे करने के बाद वाला पैसा, और अगर प्रेफरेंस शेयर ना हो तो इन दोनों को माइनस करके ईबीटी लिख देते हैं। और डीसीएल कैसे आता है? इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, मल्टीप्लाई मतलब ईबीआईटी से ईबीआईटी कट जाएगा, बचेगा कंट्रीब्यूशन अपॉन दिस। करिए बेटा कॉपी, क्विकली कॉपी करिए। आई वॉन्ट यू टू कॉपी दिस ऑल क्विकली। मैं 1 मिनट के लिए स्क्रीन से हट जाता हूँ, आप जरा इसे जल्दी से कॉपी कर लीजिए। फुल स्क्रीन आपके सामने है, अब जल्दी से कॉपी करिए, बी क्विक, जल्दी से लिख लीजिए प्लीज़। आई होप ये कॉपी कर लिया आपने। और इन सब के नाम क्या हैं? इन सब के नाम हैं डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज एंड डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज, ठीक है? मतलब डी से मतलब डिग्री, मतलब हम मेजर कर रहे हैं उसे, इसलिए उसे डिग्री बोलते हैं कि कितने हद तक है वो। और जितनी ज़्यादा लिवरेज होगी उतना ज़्यादा रिस्क होगा। हायर लिवरेज हायर रिस्क, ठीक है जी? अंशुल, क्लियर है बच्चा? बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया कि अगर आपको ये सारी बातें क्लियर हो गई हैं। मैं इसके बाद ना ये वाला पेज अभी खाली छोड़ देना, इसके नीचे जगह बची होगी वो खाली छोड़ देना। क्यों सर? क्योंकि अभी एक फॉर्मूला और आना है जो मैंने आपको नेक्स्ट क्लास में लिखवाना है, इसका परसेंटेज चेंज वाला, ठीक है? उसके बाद नीचे लिखिए ज़रा। ये तो एंड और वाला पॉइंट तो याद रहेगा आपको वैसे ही, क्योंकि ये तो मैथमेटिक्स है। चलिए एक नोट लिखते हैं, आइए मैं प्रकट हो जाता हूँ वापस से और एक नोट लिखवाता हूँ आपको, ठीक है जी? नोट नंबर 1, हायर लिवरेज का मतलब होता है हायर रिस्क। हायर लिवरेज का मतलब क्या होता है बेटे? हायर रिस्क होता है। लिखिए सारे साथ साथ लिखिए बेटे, चैतन्य लिखिए जरा। हायर लिवरेज का मतलब है हायर रिस्क। हायर लिवरेज का मतलब क्या होता है बेटे? हायर रिस्क होता है, ठीक है सर। अच्छा, एक फॉर्मूला और है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। वैसे आपने कॉस्टिंग जब आप पढ़ेंगे, मार्जिनल कॉस्टिंग वगैरह पढ़ेंगे, तब आपको बेटर तरीके से समझ आएगा, क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग में सिखाया जाता है। बट एक फॉर्मूला बड़ा पॉपुलर है विच इज़ कॉल्ड पीवी रेशियो। इसे बोला जाता है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। क्या बोला जाता है बेटे? प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। वैसे बोलना इसे चाहिए था प्रॉफिट सेल या कंट्रीब्यूशन बाय सेल रेशियो, बट इसका नाम जिन्होंने भी रखा है वो अलग रखा है। तो पीवी रेशियो निकाली कैसे जाती है बेटा? पीवी रेशियो निकाली जाती है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल से। किससे निकाली जाती है? कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100 से।
याद रखेंगे आप ये बात। पीवी रेशियो का मतलब क्या होता है? पीवी रेशियो का मतलब होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। इस फॉर्मूला से कंट्रीब्यूशन निकल जाती है। और एक बात समझिए कि वेरिएबल कॉस्ट रेशियो प्लस पीवी रेशियो मिलाने से 100% आ जाता है। इसका मतलब क्या है? अगर आप वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स इनटू 100 करेंगे और अगर आप कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100 करेंगे तो दोनों को मिलाने से 100% आ जाएगा, दोनों को ऐड करने से 100% आ जाएगा। सर ये समझाइए आपने क्या कहा, इस नोट में क्या कहा आपने? मैं बिल्कुल समझाता हूँ बेटे। देखिए, पीवी रेशियो अगर कही हो तो वेरिएबल कॉस्ट पता लग जाती है, और अगर वेरिएबल कॉस्ट रेशियो पता हो तो पीवी रेशियो पता लग जाती है। मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू बात समझाता हूं। देखो, इमेजिन करो, एग्जाम्पल लेते हैं बेटे कि अगर हमारे पास सेल है, मान लेते हैं हमारी सेल्स हुई है 10 लाख की, ठीक है जी। अगर कोई कह देता है कि हमारी सेल्स हुई है 10 लाख की, क्वेश्चन में पता लग गया हमें, और उसमें बोला गया है कि जो वेरिएबल कॉस्ट है वो लेटस से, या वेरिएबल कॉस्ट की जगह पीवी रेशियो बोलता हूँ, मान लो कोई कहता है कि पीवी रेशियो है 30%, तो इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब है जितनी भी सेल है उसमें से 30% कॉन्ट्रीब्यूशन है। क्यों? क्योंकि पीवी रेशियो का मतलब होता है कॉन्ट्रीब्यूशन बाय सेल। अगर ये 30% है, इसका मतलब ये हो गया सेल का 30% कॉन्ट्रीब्यूशन है, सेल का 30% जितना कॉन्ट्रीब्यूशन हुआ है। मतलब सेल में से अगर आप वेरिएबल कॉस्ट हटा दोगे तो जो कंट्रीब्यूशन बचेगी वो 30% बचेगी। इसका ये मतलब है, इसका मतलब इसमें से यहां पे 30% बचेगा। क्या ये बात आपको समझ आई बेटा मैंने क्या कहा? यानी सेल में से 30% कॉन्ट्रीब्यूशन होगी। रिपीट करो, सेल में से 30% कॉन्ट्रीब्यूशन होगी। क्लियर है ये बात? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये 3 लाख रुपए हुआ, तो वेरिएबल कॉस्ट बैलेंसिंग फिगर से कितना आया? ये बैलेंसिंग फिगर से 7 लाख आया। क्या मेरी बातें क्लियर हुई? जरा जल्दी बताइए बेटा, जल्दी बताइए, इतनी बात अच्छे से क्विकली बताइए ताकि मैं आगे पढ़ सकूं, पढ़ा सकूं। जल्दी बताइए। यानी अगर हमें वेरिएबल कॉस्ट पता है तो कंट्रीब्यूशन पता लग सकती है, कंट्रीब्यूशन पता है तो फिर वेरिएबल कॉस्ट बैलेंसिंग फिगर से आ सकती है, क्योंकि इन दोनों को ऐड करके 100% आता है। देखिए, दोबारा सुनते हैं। अगर मुझे पीवी रेशियो 30% पता है, पीवी रेशियो 30% होने का मतलब ये हुआ कि जितनी सेल है उसमें से 30% कंट्रीब्यूशन होगा, क्योंकि पीवी रेशियो कंट्रीब्यूशन और सेल्स की रेशियो होती है। पीवी रेशियो किसकी होती है बेटा? कंट्रीब्यूशन और सेल्स। अगर मुझे सेल पता है तो कंट्रीब्यूशन 30% होगा, तो यानी इसका 30% कंट्रीब्यूशन है, तो बैलेंसिंग फिगर से वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी, बैलेंसिंग फिगर से वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी 70%। ठीक है जी। क्यों? क्योंकि आपने ये फॉर्मूला पढ़ रखा है। इधर देखिए, आपको ये बात पता है कि सेल में से जब वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं तो कंट्रीब्यूशन बचती है। तो कौन बचता है? कंट्रीब्यूशन बचती है। दोबारा बोलो, सेल में से जब वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं तो कंट्रीब्यूशन बचती है, और कंट्रीब्यूशन किससे आती है? पीवी रेशियो से आती है, पीवी रेशियो से। तो अगर मुझे पीवी, एक एग्जांपल और कर लेते हैं, ये एग्जांपल 1 था, चलो एक एग्जांपल 2 मैं आपको देता हूं, आप करो, करिए बेटा एग्जांपल 2। अगर मैं आपको ये सेल्स कहूं कि सेल्स 40 लाख की है और वेरिएबल कॉस्ट रेशियो 80% है, तो कंट्रीब्यूशन कितनी होगी बताइए? अगर मैं, पुष्पा आप बताओ बेटे, अगर सेल पता है और वेरिएबल कॉस्ट 80% है, तो वैसे बताना, देखने से ही पता चल रहा है कंट्रीब्यूशन कितने परसेंट होगी? 20% होगी। बताओ क्यों? क्यों? क्योंकि हमें ये बात पता है कि अगर सेल पता है, सेल में से वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज हमें पता है कि वेरिएबल कॉस्ट 80% है, तो 80% ऑफ 40 लैक्स, तो कितना हो गया? 32 लैक्स। ये माइनस कर दो तो बचेगा क्या?
आपके पास बचेगा कंट्रीब्यूशन, तो कंट्रीब्यूशन ज़रूर 20% ही तो बचेगा खाली, यानी 8 लाख रुपीज़ का बचेगा, यानी कंट्रीब्यूशन है 8 लाख। और अगर पीवी रेशियो कोई पूछ ले तो आप बोल सकते हो कि पीवी रेशियो 20% है। ये 20% आपके मन में कैसे आया होगा? 100% माइनस 80% करके कैसे आया होगा ये? 100% माइनस 80, क्योंकि ये 100 है, ये 80 है, तो बचा हुआ 20% होगा। बचा हुआ कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 20%। बोलिए, बातें क्लियर हुई? प्रिया, आप समझ आ गया आपको ये कंसेप्ट सेकेंड एग्जाम्पल के बाद? बोलिए पुष्पा, समझ आ गया बेटे? पक्की बात है? कूल। अभी क्वेश्चन में भी करेंगे, यानी इन दोनों को ऐड करके 100 आता है, ये बस ध्यान रखना होता है। सिर्फ इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि इन दोनों को ऐड करके 100 आता है। तो अगर पीवी रेशियो 30% है तो वेरिएबल कॉस्ट 70 होगी, अगर वेरिएबल कॉस्ट 80% है तो पीवी रेशियो 20% होगी। हमें पता है कि इन दोनों को ऐड करके क्योंकि 100 आता है, क्योंकि इन दोनों परसेंटेज को ऐड करके 100 आता है। ठीक है ना? एक बार रिकॉल करा रहा हूँ लास्ट टाइम, फिर उसके बाद क्वेश्चन पे लेके चलूंगा। चलिए बताइए बेटे। अब बेटे देखिए, लिवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? लिवरेज के 3 फॉर्मूले हैं सर, कॉन्ट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी, या फिर ईबीआईटी अपॉन ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, या फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो फॉर्मूला बन जाएगा कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड। ये तीनों फॉर्मूले याद होने चाहिए, बाकी सब कुछ अपने आप चल जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए जरा, सीधा सीधा आइए भागते हुए और सीधा सीधा क्वेश्चन नंबर 2 पे जंप करिए। देखिए, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज related to Navya Company Limited for the year ended 31st of March 2022। ठीक है, पुरानी ईयर है, कोई बात नहीं, आराम से चलेंगे। हाँ बेटा, किसी भी फॉर्मूला को पुट करके आ जाओ ना, किसी भी फॉर्मूला से निकाल लो, उससे कोई फर्क थोड़ी ना है ना? अब आप बहुत बड़े हो गए कि फॉर्मूला में पुट करके दिखाओगे, ये एक बहुत बड़े क्वेश्चन के एक छोटे से स्टेप का भी सब पार्ट है। ठीक है ना? ये मन में हो जाना चाहिए कैलकुलेशन इतनी तो। देखिए, वो हमें कहता है इक्विटी शेयर है इतने। अब पहले रुक जाओ, पेन रखो। अगर कोई, अरे यार मेरे साथ चलो ना आगे, फिर मैं कितनी बारी बोलता हूँ हाथ छुड़ा के भागना नहीं है, हाथ पकड़ के साथ साथ चलना है। ठीक है ना? सुनो, अगर इक्विटी शेयर, एक शेयर 10 रुपए का है और टोटल इतने के शेयर हैं, तो आप मुझे बताओ नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? अच्छा, इन फॉर्मूलाज का ना लॉजिक भी बताऊंगा कि ऐसे क्यों बनाया जाता है। जब हम परसेंटेज वाले फॉर्मूले पढ़ेंगे तब लॉजिक पढ़ पाएंगे इनका, तब लॉजिक समझ पाएंगे, अभी लॉजिक नहीं समझ पाएंगे आप ज़्यादा। ठीक है ना? देखिए, अगर मैं ये कहता हूं कि इक्विटी शेयर कैपिटल 10 रुपए का है, तो आप बताओ टोटल इतनी इक्विटी है, तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने होंगे? तो आप ये कहोगे 655,000 इतने होंगे जरूर। 6,55,000 शेयर्स होंगे। कितने शेयर्स होंगे बेटे? 6,55,000 शेयर्स होंगे। आगे देखिए, अब वो कहते हैं 12% बॉन्ड 100 रुपए के। अगर मुझे 12% बॉन्ड्स पता है तो मुझे बॉन्ड्स पे शेयर इंटरेस्ट भी निकल आएगा, बॉन्ड्स का इंटरेस्ट भी मेरे मन में निकल आएगा इजीली। ठीक है, मुझे सेल पता है, निकालना क्या है? ऑपरेटिंग लेवरेज, कंबाइंड लेवरेज एंड ईपीएस। तीन चीजें निकालनी है, ऑपरेटिंग लेवरेज, कंबाइंड लेवरेज एंड ईपीएस। फाइनेंशियल लेवरेज पहले ही गिवन है, क्योंकि फाइनेंशियल लेवरेज क्वेश्चन ने पहले ही दे दिया है। क्या ये बातें आपको समझ आ रही है मैंने क्या कहा? ठीक है ना? बिल्कुल मेरे साथ साथ चलेंगे। अभी पहला क्वेश्चन ना मुझे समझाने देंगे, साथ साथ कॉपी भी नहीं करेंगे। एक क्वेश्चन मुझे कराने दो, फिर कॉपी करना, फिर अगले क्वेश्चन से साथ साथ कॉपी करना। पहले एक मुझे कराने दो, ठीक है? देखो बेटा, अगर मैं इस क्वेश्चन में इनकम स्टेटमेंट बनाने लगूं, सबसे पहले तो इनकम स्टेटमेंट बना देनी चाहिए मुझे। तो देखिए क्या होगा, सिर्फ समझो, सिर्फ समझो। लिखने में आपका ना आधा ध्यान चला जाता है, फिर लॉजिक उतना क्लियर नहीं होगा। देखिए, सेल्स, हमारी सेल्स कितनी है? 111 लैक्स, यानी 1,11,00,000 ऐसे ही हो जाएगा ना? ठीक है सर, इसमें से माइनस होना चाहिए वेरिएबल कॉस्ट, जो कि अभी हमें नहीं पता, कोई बात नहीं।
फिर आ जाना चाहिए कंट्रीब्यूशन, जो कि अभी हमें नहीं पता। फिर माइनस होनी चाहिए फिक्स्ड कॉस्ट, यानी ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट। क्या वो हमें पता है? देखिए ज़रा, ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट हमें पता है। यही तो चाहिए होती है, यही तो होती है फिक्स्ड कॉस्ट, क्योंकि एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट मतलब बिना इंटरेस्ट के। बेटा बिना इंटरेस्ट वाली कॉस्ट को ही तो हम ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं, यही तो ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट होती है। सर ऐसा क्यों लिखा है कि एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट? अरे अच्छी बात है कि एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट लिखा है, क्योंकि आपको पता है फिक्स्ड कॉस्ट में तो इंटरेस्ट भी आता है, लेकिन वो फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट होती है। तो वो ये कह रहा है कि बिना इंटरेस्ट के, बिना इंटरेस्ट के मतलब ये ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट होगी। ये कौन सी फिक्स्ड कॉस्ट होगी? ऑपरेटिंग वाली फिक्स्ड कॉस्ट होगी। ठीक है सर, 7,15,000। तो यहाँ पे मैं ये भी लिख देता हूँ। ठीक है, अब अगर ये माइनस कर देते हैं हम, तो हमारे पास क्या बचता है? अब आप बोलेंगे सर हमारे पास ईबीआईटी बचता है। पहले समझ लो बेटा अच्छे से, है ना। ईबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस होता है, और इंटरेस्ट हमें पता है क्यों। बेटा एक बात बताओ, अगर मुझे लोन पता है इतने का था और उस पे 12% के ब्याज जाना है बॉन्ड पे, 60,91,400, 60,91,400, और उस पे 12% ब्याज जाना है, तो ये कितना आ जाएगा? 7,30,968। अब हमारे पास ईबीटी आ जाएगा, अर्निंग बिफोर टैक्स। अब उसमें से टैक्स माइनस करते हैं। बताइए टैक्स की परसेंटेज कितनी है? 30%। तो हमें ये भी पता है कि टैक्स की परसेंटेज है 30। तो जो अर्निंग आफ्टर टैक्स आएगा, या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जिसे कहते हैं, अब इस क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर तो है नहीं, तो दिखाना है तो निल करके दिखा भी सकते हो, नहीं दिखाना तो इस स्टेप को गायब भी कर सकते हो। जब प्रेफरेंस शेयर है ही नहीं तो प्रेफरेंस डिविडेंड वाला स्टेप गायब भी किया जा सकता था। ठीक है, अब आपके पास कौन आएगा? ई ए ई एस। बताना जरा ई ए ई एस की फुल फॉर्म क्या होती है? कितने बच्चों को याद है? कल बताई थी मैंने। अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर्स, यानी जब सब कुछ माइनस कर दिया, सबको पैसे बांट दिए, तो अंत में इक्विटी के पास क्या बचा? याद है ये वाला एग्जांपल? मैंने आपको क्या बोला था? जब इनको भी दे दिया पैसा, इनको भी दे दिया, इनको भी दे दिया, तो जो अंत में इक्विटी के पास बचता है, दैट बिकम्स ई ए ई एस, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर्स। क्या बचती है बेटा एंड में? अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर। शाबाश। अब इसको अगर मैं डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कर दूं, अच्छा सर इसीलिए आपने पहले ही इक्विटी शेयर्स का नंबर बता दिया था। हाँ बेटे, वो जो 6,55,000 था वो इसीलिए बता दिया था क्योंकि मुझे तो पता ही था एंड में काम आएगा। अब इस सब को माइनस कर लेने के बाद जो हमारे पास बचेगा वो ईपीएस होगा। बोलिए जी, ये बात आपको क्लियर है मैंने क्या कहा? जरा सुनिए, क्या आपको ये बात पता है कि ये इक्वेशन कैसे बनी? देखिए, अब जो जो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन थी मैंने एज इट इज उतार दी है। मैंने भी कोई दिमाग वाला काम नहीं किया, कोई दिमाग चलाने वाला काम नहीं किया। सुनो कैसे। क्वेश्चन ने मुझे सेल बताया, देखो जरा हाईलाइट कर लेते हैं जो जो हमने इन्फॉर्मेशन यूज करी। सेल बताई थी, कॉपी कर दी। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स यहां से निकल सकते थे, लिख दिए। बॉन्ड्स पे इंटरेस्ट निकाल सकते थे, लिख दिया। फिक्स्ड कॉस्ट लिखनी थी, लिख दी। और इनकम टैक्स का परसेंटेज पता था, लिख दिया। अब ये दो चीज़ें यूज़ करनी बाकी हैं बस। ये जो रेड हाईलाइट कर रहा हूँ ये दोनों यूज़ करनी बाकी हैं। बताइए, पहला है पीवी रेशियो। एक बात हो, पीवी रेशियो आपको क्या बताता है? अगर कोई आपको ये कह दे कि पीवी रेशियो 25% है तो इससे आपको क्या समझ आता है? सोच के बताओ। अगर कोई आपको पीवी रेशियो दे दे तो इससे आपको क्या समझ आता है? इससे समझ आता है कि कंट्रीब्यूशन कितना होगा और बचा हुआ वेरिएबल कॉस्ट होगा। अगर मुझे ये बात पता है, इधर देखिए, वर्किंग नोट नंबर 1 देखिए। अगर मुझे पीवी रेशियो पता है तो मुझे वेरिएबल कॉस्ट रेशियो भी पता लग गई, क्योंकि इन दोनों को ऐड करके 100% आता है। अगर ये 25% है तो हमें ये भी समझ आ गया कि वेरिएबल कॉस्ट रेशियो 75% होगी। सच बात है सर, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो 75% होगी। इसका मतलब ये है कि 75% ऑफ 111 लैक्स यहाँ आएगा और 25% ऑफ 111 लैक्स यहाँ पे आएगा। बताइए कितना हुआ? 83,25,000
और यहाँ पे आ गया 27,75,000। क्या ये बात आपको समझ आ गई दोनों को, सबको? बताइए जी। ये तो मेरे को लगता है आसान थी काफ़ी। अब इसमें से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस कर दीजिए, तो क्या बचेगा हमारे पास? अगर इसमें से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस कर दोगे तो क्या अमाउंट आएगा? बोलो। 20,60,000, शाबाश। तो आपने कहा 20,60,000 आएगा। अब अगर इसमें से आप इंटरेस्ट माइनस कर दोगे तो क्या बचेगा? बोलो। इंटरेस्ट भी माइनस कर देते हैं सर हम। 13,29,000, ठीक है। तो आपके पास आया 13,29,032। फिर इसमें से टैक्स सब्ट्रैक्ट कर दो। टैक्स सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो टैक्स की सब्ट्रैक्शन होगी 3,98,710 रुपीज़ की। वो राउंड ऑफ कर दिया बेटा हमने। ईएटी कितना बचेगा? 930, 322। अब यही 930, 322 यहाँ भी बचेगा। अब इसे डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कर दीजिए। डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, तो कितना बचेगा? 1.42 पर शेयर। यानी हर एक शेयर के लिए, ईपीएस कितना है? सही बताइए बेटा, हर एक शेयर के लिए ईपीएस कितना है? तो आप बोलेंगे हर एक शेयर के लिए 1.42 रुपीस का ईपीएस है। क्या ये बात आपको समझ आई मैंने क्या कहा? इनकम स्टेटमेंट देखो, मैं आपको सच बताऊं, अगर इनकम स्टेटमेंट सही बन गई तो निकल तो सब कुछ जाएगा। फिर तो काम वैसे ही आसान हो जाता है। अगर इनकम स्टेटमेंट सही बन गई फिर तो आंसर आना ही आना है, फिर तो बस कैलकुलेशन बची है। अच्छा, इसमें एक बात नहीं समझ आ रही सर इस पूरे क्वेश्चन में डीएफएल क्यों दिया था? डीएफएल तो कहीं काम ही नहीं आया। अब ध्यान से देखो, क्या हमने कहीं डीएफएल को काम में लाए? हम पढ़ो आप जरा, क्या कहीं डीएफएल काम में आया? सर नहीं आया, ये तो वेस्ट हो गया। तो इसे वेरीफाई करके देख लो कि हमारा भी डीएफएल सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा। मैंने क्या कहा? आप बस वर्किंग नोट में एक डीएफएल निकाल कर चेक कर लो और देख लो कि हमारा डीएफएल ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा, मैच कर रहा है कि नहीं, बस इतना चेक कर लो। सर ऐसा करना ज़रूरी है, हाँ, ताकि हमें पता हो हमने क्वेश्चन करेक्ट किया है। वर्किंग नोट नंबर 2, वेरिफिकेशन ऑफ डीएफएल। क्या लिख रहा हूं बेटे मैं? वेरिफिकेशन ऑफ डीएफएल, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज। आप मुझे बताओ डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज होता क्या है? वो सर इस क्वेश्चन में होगा ईबीआईटी अपॉन ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन 1 माइनस टी। लेकिन इस क्वेश्चन में ये वाला पार्ट नहीं लगेगा, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? फॉर्मूला बन जाएगा ईबीआईटी, क्योंकि ये है नहीं प्रेफरेंस डिविडेंड, ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। बेटा देखिए जरा, ईबीआईटी कितना था? 20,60,000 का था। और ईबीटी कितने का था? सर ईबीटी था 13,29,032। आप मुझे बताना है इसे वेरीफाई करके सेम आ रहा है कि नहीं, आप बस इतना बताओ। आप इन दोनों को डिवाइड करो और वेरिफिकेशन करो कि सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा जो उन्होंने दिया था। आ रहा है सेम? मैच कर रहा है, 1.55 ही आ रहा है। तो अगर मैच कर रहा है इसका मतलब ये है कि हमें कुछ चेंज करने की आंसर में ज़रूरत नहीं है। सर अगर मैच ना करता तो क्या करते? वो आगे आने वाले क्वेश्चंस में ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिनमें मैच नहीं करेगा, तो हम पता लगाएंगे कि कहीं हिडन इंटरेस्ट होगा, वो एक एडजस्टमेंट होगी, वो बाद में आएगी। इस क्वेश्चन में तो मैच कर गया, बात खत्म। यानी हमने जो ये स्टेटमेंट बनाई है बिल्कुल करेक्ट है। इसका मतलब अभी तक हमने जो भी स्टेटमेंट बनाई है वो बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर है ये बात? क्वेश्चन ने मांगा क्या था, अब उसकी रिक्वायरमेंट्स को पढ़ो। कंबाइंड लिवरेज, चलिए तो मेन सॉल्यूशन दिखाते हैं अब हम। मेन सॉल्यूशन मतलब जो मेन हमें जिसके मार्क्स मिलने वाले हैं, वो कहता है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। जो वर्ड वो ये बोलता है ना, आप ही बोलो। उसने डिग्री नहीं बोला तो आप भी मत बोलो। वो सिर्फ ऑपरेटिंग लिवरेज बोल रहा है तो आप भी उसे ऑपरेटिंग लिवरेज बोलो। बताइए बेटा ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? जल्दी बताइए ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, क्विकली। तो आप कहेंगे सर ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला होता है कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, बताइए कितना हुआ? तो 27,75,000 की कॉन्ट्रीब्यूशन थी और ईबीआईटी 20,60,000 की थी। 20,60,000 तो कितना बचा? 1.347। कितना बचा? 1.347, ठीक है। कंबाइंड लिवरेज, बताइए बेटा कंबाइंड लिवरेज क्या होती है? कंबाइंड लिवरेज का मतलब होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी।
क्योंकि अब प्रेफरेंस डिविडेंड तो है नहीं इस क्वेश्चन में, तो 27,75,000 अपॉन 13,29,032, तो इसका आंसर आ गया 2.087। ये भी आ गया, ये भी आ गया 2.087। बोलिए, ये बातें क्लियर हो गई आपको? लास्ट तीसरा पॉइंट, बस खत्म हो जाएगा क्वेश्चन फिर। उसने हमसे पूछा था अर्निंग पर शेयर, क्या पूछा था? अर्निंग पर शेयर। अब अर्निंग पर शेयर तो हम पहले ही निकाल चुके हैं, 1.42 पर शेयर, वो कैलकुलेटेड अबव है ऑलरेडी, तो उसको दोबारा कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ऐसे आंसर प्रेजेंट कराते हैं तो आपको पूरे के पूरे 4 मार्क का क्वेश्चन होगा, ये 4 मार्क पूरे मिल जाएंगे। बोलिए, क्लियर हो गई ये बात? क्लियर हो गई? जल्दी से नोट करो, हो सके तो खुद करो नोट, भी क्या करना है खुद करो, पहले इतना कॉपी करो फिर नीचे वाला पोर्शन कॉपी करना। क्विक क्विक क्विक, मैं हट जाता हूँ स्क्रीन से, आप जल्दी से पॉज करके कॉपी कर लीजिए। क्विक कर लिया बेटा? इतना नोट स्क्रॉल अप करूँ? जल्दी करो बेटा। हाँ जी, चलें इससे आगे, ये भी कॉपी कर लीजिए ज़रा जल्दी से प्लीज़। चलिए, बच्चे कह रहे हैं कि कॉपी कर लिया सर हमने, मैं वापस आ जाता हूँ बेटे। अगर आपने इसे कॉपी कर लिया है, अच्छी बात है, ठीक है ना? अब थोड़ा-सा ना इसके फ़ॉर्मूला के लॉजिक्स पे डिस्कशन करके आते हैं कि ये फ़ॉर्मूला क्या बता रहा है? एक्चुअली में ये बता क्या रहा है? ठीक है ना? कॉपी कर लिया? बताओ, क्वेश्चन समझ आ गया ना आपको पूरा? थोड़ा-सा डिस्कशन करते हैं फ़ॉर्मूला पे, फिर वापस आएँगे, 1-2 क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है? देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि डीओएल से डिस्कशन करना स्टार्ट करते हैं। देखो, डीओएल बता क्या रहा है पहले समझो। मैंने आपको कहा डीओएल का मतलब है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज का मतलब है कि ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट से आने वाला रिस्क, फिक्स कॉस्ट से आने वाला जोखिम। और मैंने आपको ये भी बताया था कि लिवरेजेस ये नापता है, याद करो लिवर क्या होता है, मैंने फर्स्ट क्लास में क्या बताई थी, लिवर एक ऐसा टूल होता है जो हमारे काम को मैग्नीफाई करता है, हमारे एफर्ट को मैग्नीफाई करता है। मतलब हम थोड़ी मेहनत करेंगे तो ज़्यादा मेहनत करके देगा। आप समझो मेरी बात। अगर हम एक एफर्ट करेंगे तो शायद वो उसका रिजल्ट में 4 एफर्ट या 5 एफर्ट देगा हमें। तो लिवर वो होता है जो हमारे काम को आसान करता है, हमारे काम को मैग्नीफाई करता है, हमारे एफर्ट को मैग्नीफाई करता है। इसी तरीके से लिवरेज ये नापती है कि फिक्स्ड कॉस्ट हमारी अर्निंग को कैसे मैग्नीफाई होगी, फिक्स्ड कॉस्ट हमारी अर्निंग को कैसे मैग्नीफाई होगी। बट ये एक दो मुंह वाली तलवार है। सुनो, आप अपनी कमाई बढ़ाने के लिए फिक्स्ड कॉस्ट को बढ़ा सकते हो, लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ने से रिस्क भी बढ़ेगा। ये लाइन दोबारा बोलना, फिक्स्ड कॉस्ट के कारण कमाई भी बढ़ती है, लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट के कारण रिस्क भी बढ़ता है अगर अनफेवरेबल हुआ तो। अगर अनफेवरेबल हुआ तो मैं आपको एक कॉमन एग्जांपल से समझाता हूँ। अब ये एग्जांपल लिखने की जरूरत नहीं है, बट एक जनरल बात करते हैं, ठीक है? मान लेते हैं आदित्य अग्रवाल जी हैं, ठीक है? आपकी क्लास में ही बैठे हैं। अब मान लो आदित्य ने सोचा, अब पहले आप बात को समझना, लिवरेज के ना लॉजिक पे ले जाना चाहता हूँ मैं, और ये किसी किताब में नहीं लिखा। और जो मैं अगले 10 मिनट डिस्कस कर रहा हूँ, अगर आप इसे नहीं भी पढ़ कर जाओगे तो भी मार्क्स पूरे आएंगे, क्योंकि हमारे एग्जाम में लॉजिक नहीं चलता, फॉर्मूला चलता है। फॉर्मूला तो आपको आता है, लेकिन मेरा कर्म तो ये है ना कि मैं फॉर्मूले का लॉजिक भी बताऊं, लिवरेज के लॉजिक को भी समझाऊं, तो मैं वो कोशिश कर रहा हूँ अगले 10 मिनट, ठीक है ना? सुनो, मान लेते हैं आदित्य के पास लेटेस्ट से 10 लाख रुपए हैं, ठीक है आदित्य? आदित्य ने ये सोचा है, मतलब आदित्य की इक्विटी इतनी है, इक्विटी मतलब अपने पैसे इतने हैं। पहले ऑप्शन में आदित्य ने ये सोचा कि चलो एक काम करते हैं, मैं तो अभी पढ़ रहा हूँ, मेरे पास तो इस पैसे के लिए ज़्यादा कुछ काम नहीं है अभी। तो आदित्य ने एक काम सोचा, आदित्य ने सोचा चलो मैं एक गाड़ी ले लेता हूँ, एक टैक्सी डाल देता हूँ। टैक्सी डालने का मतलब क्या हुआ? आदित्य ने सोचा कि 10 लाख रुपए की मैं एक टैक्सी खरीदता हूँ, उसमें एक ड्राइवर अपॉइंट कर दूंगा, और उस ड्राइवर को बोलूँगा भाई ये टैक्सी ओला या उबर में चलाने लग जा और मुझे कमा के दे। अग्री? क्या ये बात आपको समझ आती है मैंने क्या कहा? बोलिए हाँ या ना। तो सही बात है। मान लेते हैं, अब मैं बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ डिस्कशन के, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि मानो ये जो टैक्सी है, ये कुछ रेवेन्यू कमा देगी 2 लाख का, फिर सब कुछ करने के बाद एंड में आपको मान लेते हैं प्रॉफिट करके दे देगी 50,000 रुपये का। मान लो एक गाड़ी आपको 50,000 कमा के देती है, तो आपके पास एक रास्ता तो ये है कि अपने 10 लाख लगाओ और 50,000 कमाओ। क्या ये बात आपको समझ आ रही है आदित्य?
ये बात समझ आ रही है? लेकिन इस केस में आप कोई इंटरेस्ट नहीं दे रहे हो, क्योंकि आपने कोई इंटरेस्ट है ही नहीं आपके ऊपर, आपने कोई लोन लिया ही नहीं। यू हैव नो इंटरेस्ट टू पे, है ना? लेकिन आदित्य के एक और कोई फ्रेंड आए, मान लेते हैं राजीव आया आदित्य के पास। अब राजीव ने आदित्य को बोला कि देख आदित्य, तेरे पास 10 लाख हैं, तो एक काम कर, बैंक के पास जा, तेरी अपनी इक्विटी है 10 लाख की, तो बैंक आपको आराम से 10 लाख की इक्विटी पे बैंक आपको डेट दे देगा, यानी लोन दे देगा, मान लो 2% के ब्याज पे बैंक आपको 40 लाख का लोन दे देगा। तो अब आप एक गाड़ी मत लो, अब आप 5 गाड़ी लो, मतलब एक गाड़ी मत लो, अब आप 5 गाड़ी लो सीधा, लोन लेके काम करो। क्या आपको कहानी समझ आ रही है मैंने क्या कहा? राजीव ने उसे क्या समझाया कि लोन लेके काम करो। जैसे ही मैंने बोला लोन लेके काम करो, आपके दिमाग में एक थॉट आया, रिस्क। सच बताना, आया कि नहीं? रिस्क बढ़ा कि नहीं बढ़ा? सही बात है सर। अगर स्ट्राइक हो गई, कुछ पंगा हो गया, तो 5 गाड़ियाँ हैं, तो 5 गुना फिक्स्ड कॉस्ट भी तो जाएगी, 5 गुना, मतलब आपका जो पहले ब्याज 0 था, बट अब ब्याज भी तो जा रहा होगा, इंटरेस्ट भी तो जा रहा होगा, तो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट भी तो बढ़ गई। लेकिन ऐसा करने से जो आपकी अर्निंग होगी, जो आपका प्रॉफिट होगा, वो भी तो बढ़ेगा। क्योंकि जहाँ पहले आप 50,000 एक गाड़ी पे कमाते थे, अब आप 5 गाड़ी पे 2,50,000 भी तो कमाओगे। ऑब्वियसली इंटरेस्ट भी दे रहे होगे तो थोड़ा कम हो जाएगा, इंटरेस्ट भी नेट करोगे, बट इफेक्टिवली आपकी कमाई बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, बताओ? यही चीज नापता है, यही चीज लिवरेज नापता है। लिवरेज यही नापता है कि हम कितनी अपनी बिजनेस में कितनी फिक्स्ड कॉस्ट को इन्वॉल्व करके अपने प्रॉफिट को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लिवरेज क्या नापता है? फिक्स्ड कॉस्ट को। क्योंकि अगर आप लोन पे पैसा उठा रहे हो तो आप अपने ऊपर फिक्स्ड कॉस्ट ला रहे हो कि नहीं ला रहे हो आदित्य? अगर आप सिर्फ इक्विटी से बिजनेस करते हो तो कोई फिक्स्ड कॉस्ट नहीं थी आपके ऊपर, कोई इंटरेस्ट नहीं देना था, लेकिन अब आपको इंटरेस्ट देना है तो आप अपने ऊपर फिक्स्ड कॉस्ट ला रहे हो। हाँ, तो लिवरेज यही नापने की कोशिश करता है कि ये जो फिक्स्ड कॉस्ट आने का बर्डन है, जो रिस्क है, वो कितना है। और जब रिस्क ज़्यादा होगा तो रिवॉर्ड भी ज़्यादा होगा, जब रिस्क ज़्यादा होगा तो रिवॉर्ड भी ज़्यादा होगा। तो लिवरेज को इसीलिए हम कहते हैं कि वो रिस्क नापता है और रिवॉर्ड नापता है। कितने बच्चों को बात समझ आई कि वो रिस्क नापता है? क्योंकि वो रिस्क को नाप रहा है। जब रिस्क को नाप रहा है तो रिवॉर्ड को भी नाप रहा है, क्योंकि रिस्क लेने से ही तो रिवॉर्ड मिलता है। रिस्क लेने से ही तो रिवॉर्ड मिलता है। जितना ज़्यादा आप लोन उठाओगे उतना ज़्यादा बड़ा बिजनेस कर पाओगे, तो उतना ज़्यादा रिवॉर्ड भी हो सकता है। बट हाँ, अब मान लो स्ट्राइक हो गई, गाड़ियाँ नहीं चली, तो नुकसान भी उतना ज़्यादा होगा। लिवरेज का ये पंगा है कि जब प्रॉफिट होगा तो भी कहीं गुना होगा, और जब लॉस होगा तो भी कहीं गुना होगा। क्या कहा मैंने? लिवरेज पे जब प्रॉफिट होगा तो भी कहीं गुना होगा, और लॉस होगा तो भी कहीं गुना होगा। क्या ये एग्जाम्पल समझ आया आपको? एक एग्जाम्पल और देता हूँ, इसे चाहोगे तो लिख भी लेना, ठीक है ना? इसे ऐसे लिख सकते हो, लॉजिक एग्जाम्पल। मतलब ये एग्जाम के टाइम पे नहीं पढ़ना, सिर्फ अभी के टाइम पे पढ़ना हो तो पढ़ लेना। मान लेते हैं अंशुल है, जैसे हमारी क्लास में बैठे हैं अंशुल, ठीक है जी। इमेजिन करिए, अंशुल, अंशुल डीमैट अकाउंट है आपका, या कोई डीमैट अकाउंट घर का मैनेज करते हो? माताजी पिताजी का कोई डीमैट अकाउंट कोई मैनेज करते हो? मान लेते हैं कि अंशुल का अपस्टॉक्स पे अकाउंट बना हुआ है। अपस्टॉक्स एक ऐप है, मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ बेटा, ठीक है ना? मेरा कोई इनसे लेना देना नहीं है, दूर दूर तक भी। ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए प्रयोग किया जा रहा है नाम इनका। मान लेते हैं अंशुल का डीमैट का एक अकाउंट है। डीमैट अकाउंट समझते हो ना क्या होता है? आपके शेयर्स का अकाउंट होता है, जहाँ पे आप शेयर्स खरीदते बेचते हो, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हो, कमोडिटी में ट्रेड कर सकते हो, करेंसी में ट्रेड कर सकते हो, ठीक है ना? ये सब धीरे धीरे करके ये भी बताऊंगा कि ये क्या होते हैं। मान लेते हैं अंशुल ने अपना डीमैट अकाउंट खोला है। अंशुल ने अपना डीमैट अकाउंट खोला है। बोलो, ये बात समझ आती है आपको? आपने कहा हाँ सर, मुझे ये बात समझ आती है कि अंशुल ने अपना डीमैट अकाउंट खोल रखा है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि अंशुल के पास जो अपनी इक्विटी है, ओन फंड्स जो हैं, वो 10 लाख के हैं। तो वो कभी भी 10 लाख रुपए के शेयर्स खरीद सकता है मार्केट में? सच बताना। अगर मैं ये कहता हूँ कि अंशुल के पास अपने फंड्स 10 लाख रुपए के हैं, तो वो कभी भी 10 लाख रुपए के शेयर्स खरीद सकता है? अग्री और डिसअग्री? भाई, आपके पास 10 लाख रुपए हैं, आप कभी भी 10 लाख रुपए के शेयर्स खरीद लो। अग्री और डिसअग्री, बताओ। सर मैं अग्री करता हूँ। सर मैं इस बात से पूरी तरह अग्री करता हूँ कि भाई अंशुल के पास 10 लाख रुपए के शेयर्स हैं। करेक्ट? तो अगर 10 लाख रुपए के शेयर्स हैं, मान लेते हैं कि अंशुल जब ट्रेडिंग करता है तो अंशुल उस पे
8% कमा पाता है। अर्निंग कितनी है अंशुल की? अर्निंग है उसकी 8%, तो वो कितना कमा पाता होगा? 10 लाख पे 8% कमा पाता होगा, यानी वो 80,000 रुपीज़ कमा पाता होगा एक साल में। अग्री? अग्री? अब लेकिन आपने कभी ऐप देखी है, ये जो ब्रोकर्स की ऐप होती है, जिनके थ्रू आप ट्रेडिंग करते हैं, डीमैट अकाउंट्स होते हैं आपके, आपने देखा है कि इन पे लिखा होता है कभी-कभी लिवरेज, कि आप 5x ट्रेड कर सकते हो, 10x ट्रेड कर सकते हो। इसका मतलब क्या होता है? आप समझो उसे। इसका मतलब है कि अगर आपके पास 10 लाख रुपए है ना, तो वो आपको कह रहे हैं कि भाई तू 10 लाख की जगह 50 लाख से ट्रेड कर ले, हम तेरे पैसे को 5 गुना कर देंगे। लिवरेज दे देंगे। इस वर्ड को भी लिवरेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लिवरेज। लिवरेज का मतलब है कि हम आपके 10 लाख को 50 लाख बना देंगे और आप 50 लाख से ट्रेड करो। तो जो आपकी कैपिटल है वो है तो 10 लाख, लेकिन आप ट्रेड जब आप शेयर खरीदने जाओगे, बेचने जाओगे, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन खरीदोगे, बेचोगे, तो आप 50 लाख तक के फ्यूचर्स ऑप्शन खरीद सकते हो। यानी अगर वो आपको लिवरेज दे देते हैं, मान लेते हैं 5x की, तो इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब है कि आपके ओन फंड्स तो थे 10 लाख। समझो बेटा, आपके ओन फंड्स तो थे 10 लाख, लेकिन उसकी लिवरेज उन्होंने कितनी दे दी? 5 गुना। इसका मतलब आपके पास यूजेबल फंड्स कितने हैं? यूजेबल फंड्स कितने हो गए? इसका मतलब आपके पास यूजेबल फंड्स हो गए 50 लाख। यानी देखो, आपकी जेब में पड़े हैं 10 लाख, आपके अकाउंट में पड़े हैं 10 लाख, लेकिन आप ट्रेड कर सकते हो 50 लाख से। तो बताओ इसका फायदा क्या है? सोच के बताओ ना, इसका फायदा क्या है? कि अब जो आप कमाओगे वो 50 लाख रुपए तक के ट्रेड पे से कमा सकते हो। लेकिन एक नुकसान और है कि जब गवाओगे तो भी 50 लाख के ट्रेड पे गवाओगे। भाई अपने 10 लाख थे, अगर नुकसान होता तो उस 10 लाख पे होता ना। 10 लाख का 5%, 8%, 2%, 4% होता, पर अब नुकसान भी होगा तो 50 लाख का 2-4% होगा, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट होगा। इसे कहते हैं लिवरेज। हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। आई होप इस एग्जांपल के साथ आपको समझ आ रहा है मैंने क्या कहा, कि आपके यूजेबल फंड्स बढ़ गए। तो एक तरीके से मैं ये कह सकता हूं कि आपने 4 गुना लोन ले रखा है, आपने 4x लोन ले लिया। एक तरीके से मैं ये भी कह सकता हूं, अगर मैं कहता हूं कि आपके फंड्स को वो लोग 5x कर देते हैं। 5x करने का मतलब ये है कि आपके फंड्स को 5 गुना आपको ट्रेड लेने देते हैं। इसका मतलब ये है, सर वो ऐसा क्यों करते हैं? अरे यार, उनका ब्रोकरेज है। वो जितना ज़्यादा पैसा आपके हाथों में देंगे जुआ खेलने के लिए, उतना ज़्यादा उनकी ब्रोकरेज बनेगी। आप जीतो ना जीतो, वो तो जीत ही रहे हैं। क्यों? जब भी आप ट्रेड करोगे, अब आपके पास पैसा आ गया 50 लाख, तो आप ट्रेड करोगे ना, खरीदोगे बेचोगे, खरीदोगे बेचोगे। तो जब भी खरीदोगे बेचोगे, उनका पैसा बनेगा, उनकी तो ब्रोकरेज बन रही है। कॉन्ट्रैक्ट नोट वगैरह, उनके तो हर जगह से पैसा बन रहा है। बोलिए हाँ या ना? भारत सरकार का भी पैसा बन रहा है, क्योंकि जब भी आप खरीदते बेचते हो उस पे ड्यूटीज़ लग रही होती हैं, है ना? बहुत सारी भले ही छोटे-छोटी परसेंटेज है, एसटीटी वेस्टीटी, लेकिन पर तो लग तो रही होती है ना आपके ऊपर ड्यूटी। भारत सरकार भी कमा रही होती है, ब्रोकर भी कमा रहा होता है, और अगर नुकसान हुआ तो सिर्फ आपका। फ़ायदा हुआ तो उसमें भी हिस्सेदार है सरकार, टैक्स तब भी ले लेगी। आपको समझ आई मेरी बात? यानी अल्टीमेटली ये जो 5x, अब मैं क्या सर आप ये कह रहे हो कि ये बेकार है? बेटा मैं इस पे कमेंट नहीं कर रहा ये अच्छा है बुरा है, मैं तो आपको पढ़ा रहा हूँ लिवरेज क्या होती है। मैं तो आपको लॉजिक समझा रहा हूँ कि व्हाट इज़ लिवरेज। मैं अलग-अलग लाइफ के एग्जांपल से आपको लिवरेज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कि लिवरेज कहाँ-कहाँ आप देखने को मिलती है आपको देखने में। समझ आ रहा है आपको मैंने क्या कहा? ये लिवरेज समझ आई? कितने बच्चों ने वैसे ये देखा है कि ऐप वगैरह जब आप खोलते हो तो लिखा हुआ आता है कि यू कैन ट्रेड 3x, यू कैन ट्रेड 5x, ऐसे लिखा हुआ आता है ना आपके अकाउंट पे। इसका मतलब क्या होता है कि आपके पैसे को उतने गुना वो कर देंगे, आप ट्रेड करो। आपको लिवरेज दे रहे हैं वो लोग। आपको बेसिकली लोन दे रहे हैं एक्स्ट्रा ट्रेड करने के लिए। तो अब लेकिन यूज़ेबल फंड अगर 50 लाख हो गए तो ऑब्वियस सी बात है, जो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, तो जो भी होगा वो ज़्यादा होगा फिर। 5 गुना होगा। जहाँ 1 गुना होना था प्रॉफिट या लॉस, अब वो 5 गुना होगा, प्रॉफिट भी और लॉस भी। यानी अगर फ़ायदा हुआ तो भी बढ़ जाएगा, लॉस हुआ तो भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तभी लिवरेज को कहा जाता है रिस्क। तभी लिवरेज को क्या कहा जाता है? रिस्क। क्या ये बातें समझ आ रही हैं मैंने क्या कहा? व्हाट इज़ रिस्क? लिवरेज। लिवरेज मेजर्स रिस्क। लिवरेज किसे मेजर करता है? रिस्क को। ठीक है? मैं बार-बार लॉजिक समझाने आता रहूँगा बीच-बीच में और एग्ज़ाम्पल्स लेके, पर अभी हम एक आधा क्वेश्चन करके आते हैं, फिर और लॉजिक समझेंगे। चलिए हम आगे एक क्वेश्चन पढ़ने चलें बेटे? कूल। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए ज़रा। अब इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है? पुराने एग्ज़ाम का क्वेश्चन है। कहता है पीवी रेशियो बताना। पीवी रेशियो का मतलब, अच्छा एक बात और, जैसे ही कोई मुझे कहता है पीवी रेशियो, तो मेरे मन में क्या बातें आने लगती हैं? सच बताना। जैसे ही कोई मुझे पीवी रेशियो 30% कहता है, मेरे मन में क्या आने लगता है? सर मेरे मन में आने लगता है कि वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज 70% होगी। सच बताओ, आता है ये थॉट कि नहीं? कि अगर मुझे कोई पीवी रेशियो 30% बता रहा है, तो मेरे को वेरिएबल कॉस्ट रेशियो 70% बता रहा है, मुझे ये समझ आता है, ठीक है। अब ऑपरेटिंग लिवरेज भी दे रहा है, फाइनेंशियल लिवरेज भी दे रहा है। अगर दोनों लिवरेज दे रहा है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके कंबाइंड लिवरेज भी दे रहा है एक तरीके से। हाँ सर, बात तो ये भी सही है। अगर दोनों लिवरेज पता है, मल्टीप्लाई कर दो तो कंबाइंड लिवरेज भी आ जाएगी मेरे पास, ठीक है।
लोन दे रहा है, लोन पे ब्याज चाहिए, लेकिन ब्याज का रेट देखो कहीं दिया है? हाँ, पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट रेट बड़ा चालू हो रहा है, हमसे चालू हो रहा है, बताओ कैसे? आपको ना इंटरेस्ट का रेट पोस्ट टैक्स दे रहा है, उसे लग रहा है इस बच्चे को पोस्ट टैक्स को प्री टैक्स बनाना नहीं आता। वो भूल गया है कि हमने कंसेप्ट नंबर 2 पढ़ रखा है। वो भूल गया है कि हमने कंसेप्ट नंबर 2 पढ़ रखा है कि अगर कोई चीज़ पोस्ट टैक्स हो, तो उसे डिवाइड बाय 1 माइनस टी करके हमें बिफोर टैक्स बनाना आता है। आता है कि नहीं आता? सच बताना। आता है। उसे लग रहा है नहीं आता इस बच्चे को। ध्यान रखो ये पोस्ट टैक्स दे रहा है। ये छोटी-छोटी चालाकियाँ हमसे मत कर बेटा। आपका दिल यही कर रहा है ना क्वेश्चन को बोलने का, बेटा ये छोटी-छोटी चालाकियाँ हमारे आगे नहीं। चलो आगे देखते हैं। फिर टैक्स रेट दे रहा है, फिर मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर दे रहा है, फिर पीई रेशियो दे रहा है। सर ये क्या होता है? ये एक नई बात आ गई आपके लिए। पीई रेशियो आइए पढ़ते हैं, पहले इसके लिए नोट लिखते हैं, फिर इस क्वेश्चन पे वापस आएँगे। एक नोट लिखिए। नोट 1, 2 लिखे थे ना? नोट नंबर 3 लिखिए। जहाँ भी जगह है वहाँ लिखो नोट नंबर 3। ठीक है जी। इसे बोलते हैं प्राइस अर्निंग रेशियो। इसे बोलते हैं पीई रेशियो। इसका मतलब होता है, देखिए प्राइस ऊपर और अर्निंग नीचे। यानी इसका मतलब होता है मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर अपॉन अर्निंग पर शेयर। मार्केट प्राइस ऑफ शेयर अपॉन अर्निंग पर शेयर। बोलिए मेरी बातें क्लियर हो गई? मैंने क्या कहा? मैंने दो चीज़ों को डिवाइड किया। कौन कौन सी दो चीज़ों को डिवाइड किया? मार्केट प्राइस ऑफ शेयर अपॉन अर्निंग पर शेयर। क्लियर बेटे? आपने कहा हाँ सर। ये क्या बताती है वैसे? पी रेशो क्या बताती है बेटा? पी रेशो हमें ये बताती है कि शेयर का मार्केट प्राइस कितना है और उसकी अर्निंग पर शेयर कितनी है। शेयर का मार्केट प्राइस कितना है और अर्निंग पर शेयर कितनी है। वैसे मैं आपको थोड़ा-सा डिटेल में जाना चाहूँगा। वैसे मैं इस टॉपिक को रेशियो चैप्टर में भी पढ़ाने वाला हूँ, बट यहीं पे ही समझा देता हूँ ताकि रेशियो में ना पढ़ाना पड़े, ठीक है? सुनो, पी रेशियो एक बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो है। जब भी आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आप पी रेशियो को देखते हैं। इमेजिन करो कि अगर मैं ये कहता हूँ कि कोई एक शेयर है, एग्ज़ाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं आईसीआईसीआई बैंक का शेयर है। मान लेते हैं मैं बोलता हूँ आईसीआईसीआई बैंक का शेयर है, और अगर मैं बोलता हूँ कि इसकी पी रेशियो कैसे होगी, तो आप ये देखोगे उसका मार्केट प्राइस कितना है और उसका अर्निंग कितना है। इमेजिन करते हैं, मैं बिल्कुल काल्पनिक फिगर्स ले रहा हूँ, कोई एक्चुअल फिगर्स नहीं ले रहा हूँ। मान लेते हैं आईसीआईसीआई शेयर का प्राइस है ₹1200, ठीक है? और मान लेते हैं कि उसकी एक शेयर की जो अर्निंग आ रही है, ईपीएस आ रही है, ठीक है? या एक काम करें, मैं आपको रियल डेटा ही दिखाता हूँ, है ना? रियल डेटा दिखाऊँ इसका? चलिए एक्चुअल डेटा ही निकाल लेते हैं, है ना? अब देखिए ये जब हम पढ़ रहे हैं इस वक़्त, तो देखिए ये एक शेयर प्राइस है, मैंने ऐसी डाउनलोडेड फिगर निकाली है। तो ये कहता है कि आईसीआईसीआई बैंक का जो शेयर है वो मान लेते हैं ₹1460 का, 1463 है। चलो पॉइंट वॉइंट हटा देते हैं कैलकुलेशन सिंप्लिसिटी के लिए। क्या हो गया? 1463 इतने का एक शेयर है, ठीक है जी। अब अगर हम इसके पूरा डेटा पढ़ें, ये सब बता रहा है आपको, तो ये कहता है कि इनकी ईपीएस देखो, ईपीएस कितनी है? 72.74। ये फिगर याद रखोगे, 72.74। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इनका एक शेयर मार्केट में बिक रहा है 1463 का। कितने का शेयर बिक रहा है? इमेजिन करिए, मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि एक शेयर बिक रहा है 1463 का, और उसकी अर्निंग कितनी आ रही थी? 72 पॉइंट कितनी थी? 72 पॉइंट कुछ थी ना, 72.74 थी। याद नहीं रहा किसी को भी? 72.74, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? पी रेशियो का मतलब क्या हुआ? इन दोनों को डिवाइड करो, कितना आ जाएगा? 1463 डिवाइडेड बाय 72.74।
इसका मतलब आया अप्रॉक्सीमेटली 20 पॉइंट समथिंग है ना, 20.11 आ रहा है हमारी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है जी, हमारी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमने एग्जैक्ट नहीं लिया ना, डेसिमल वेसिमल हटा दिया उसके आगे के। अपॉन 1 इसका मतलब पता है क्या है, इसे समझो, इसके लॉजिक को समझो। इसका मतलब है कि इस कंपनी के शेयर होल्डर, आप और हम, मार्केट में जो भी शेयर होल्डर हैं, वो 1 रुपए की कमाई के लिए 20 रुपया देने को तैयार हैं। बोलना ये लाइन, इस लॉजिक को समझाओ मुझे। व्हाट डू यू मीन बाय पीई रेशियो? पीई रेशियो का मतलब क्या है? पीई रेशियो का मतलब है प्राइस अपॉन अर्निंग। प्राइस अपॉन अर्निंग का मतलब कितना प्राइस है, कितनी अर्निंग है। अगर आप इन दोनों को काट देते हैं तो इसका मतलब हो गया 20/1। इसका मतलब है 1 रुपए की कमाई के लिए शेयर होल्डर 20 रुपए कंपनी में लगाने को तैयार है। दोबारा बोलो इस लॉजिक को, यानी 1 रुपए की कमाई के लिए कंपनी के अंदर 20 रुपए लगाने को तैयार हो चुका है शेयर होल्डर। 20 रुपए लगाने को तैयार है 1 रुपए की कमाई को लेके। क्या आपको ये बात समझ आई मैंने क्या कहा? यानी 1 रुपए की कमाई के लिए आप 20 रुपए लगाने को तैयार हैं शेयर के। एम आई क्लियर अबाउट इट? ये रेशियो कब काम आती है बेटा? ये रेशियो इन्वेस्टिंग के वर्ल्ड में काम आती है, बहुत काम आती है, एक्सटेंसिवली यूज होती है। एक्सटेंसिवली यूज होने का मतलब ये होता है कि ये बताती है कि शेयर ठीक दाम पे चल रहा है या ज़्यादा दाम पे चल रहा है। अगर पी रेशियो बहुत ज़्यादा हाई होगी, चलो मैं इसके साथ एक काम और करता हूँ, एक कंपैरिजन कराता हूँ। ये आईसीआईसी बैंक है, अब एचडीएफसी बैंक के पास आ जाओ। ठीक है जी, अब एचडीएफसी बैंक का डेटा निकालो ज़रा जल्दी से। हाँ जी, अब अगर हम इसी वेबसाइट पे एचडीएफसी बैंक का डेटा देखें, तो वो ये कहता है कि 761 रुपीज़ के आसपास का शेयर। मैं डेसिमल छोड़ रहा हूँ बेटा, वो हमारा ना डेसिमल के बाद वाला आंसर मैच नहीं करेगा, क्योंकि हम राउंड ऑफ फिगर के ले रहे हैं, ठीक है ना, उतना चलेगा। तो एक शेयर कितने का बता रहा है बेटे वो? 761 रुपीज़ का, ठीक है। और उसकी अर्निंग कितनी बता रहा है? वो अर्निंग बताता है 49 रुपीज़ की। अर्निंग कितने की बताता है? 49 रुपीज़ की। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आईसीआईसी बैंक के लिए पीई रेशियो निकालोगे, एमपीएस बाय ईपीएस देखोगे, तो उनका एमपीएस कितना आ रहा था बताना ज़रा। शायद ईपीएस तो 49 आ रहा था, एमपीएस कितना आ रहा था बताओ? 761 था, ऐसा ही कुछ था ना, 761। बेटा अब इन दोनों को डिवाइड करो, इन दोनों को डिवाइड करो, इसका पी रेशियो बताओ मुझे। 15.5 आ रहा है। यानी अब इन दोनों को कंपेयर करो। अगर आप इन दोनों को कंपेयर करते हो, तो इसका मतलब यह है कि आईसीआईसी बैंक को 1 रुपए की कमाई के लिए लोग 20 रुपए देने को तैयार हैं। यानी 1 रुपए की ईयरली कमाई के लिए, 1 रुपए की 1 साल की कमाई, 1 रुपए की जब वो कमाई देगा बैंक, तो लोग उसे 20 रुपए देने को तैयार हैं। 1 रुपए की कमाई के लिए 20 रुपए देने को तैयार हैं। लेकिन एचडीएफसी बैंक को 1 रुपए की कमाई के लिए लोग 15.5 रुपए देने को तैयार हैं। यानी एक तरीके से एचडीएफसी बैंक अंडर प्राइस्ड है मार्केट में। अंडर प्राइस मतलब सस्ते में ट्रेड हो रहा है, अगर हम आईसीआईसी से कंपेयर करें। अब मैं निष्कर्ष नहीं देना चाहता कि ये अच्छा है, इसे खरीद लेना चाहिए क्या। हो सकता है कुछ और सिचुएशंस हो, कुछ अंडरलाइंग सिचुएशंस अंडर परफॉर्म कर रहा हो बैंक, मुझे नहीं पता, मैं उस पर भी कमेंट नहीं करना चाहता आपको। मैं सिर्फ पीई रेशियो के नज़र से सिखाना चाहता हूँ। मैं आपको सिर्फ पीई रेशियो का लॉजिक सिखाना चाहता हूँ कि आपको पीई रेशियो का समझ आ रहा है लॉजिक क्या होता है। प्राइस बाय अर्निंग। प्राइस बाय अर्निंग का मतलब है कि हम ये देखते हैं कि शेयर का प्राइस कितना है, शेयर की अर्निंग कितनी है। यानी एक शेयर का दाम कितना है, एक शेयर की अर्निंग कितनी है, उससे पता लगता है कि 1 रुपए की कमाई के लिए हम कितने रुपए लगाने को तैयार हो रहे हैं। 1 रुपए की कमाई के लिए हम उस शेयर पे कितने रुपए लगाने को तैयार हो रहे हैं। 1 रुपए की कमाई के अगेंस्ट हम कितने रुपए उस शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये पता लगता है। सर रियल लाइफ में खरीदना कौन सा शेयर चाहिए? जो अंडर प्राइस्ड हो, जिसकी पीई रेशो कम हो, उसे खरीदना चाहिए। बट बहुत भी कम ना हो। बहुत कम होने का मतलब यह है कि मार्केट उसकी इज्जत नहीं कर रही, तो आपको समझना चाहिए क्यों नहीं इज्जत कर रही, क्यों उसकी 1 रुपए की कमाई के लिए इतने कम पैसे उसे मिल रहे हैं। हो सकता है उसमें कोई अंडरलाइंग प्रॉब्लम हो, कोई मैनेजमेंट की प्रॉब्लम हो, कोई लोन्स की प्रॉब्लम हो। आपको और फैक्टर्स भी देखने होंगे, बट पीई फैक्टर एक फैक्टर है उनमें से। पीई फैक्टर कौन है? उनमें से एक फैक्टर है। क्या ये बातें आपको समझ आई मैंने क्या कहा? प्राइस बाय अर्निंग रेशियो, क्या कौन सी रेशियो बेटे? प्राइस बाय अर्निंग रेशियो। ठीक है जी, अपने दोस्तों को, घर वालों को, किसी ना किसी को आज ही पी रेशियो का फॉर्मूला समझा देना। समझा दोगे? चमका दिया करो एकदम से। ठीक है जी, बोलिए क्लियर हो गई ये बात आपको? एक और मैं पी रेशियो पे डिस्कशन कर रहा हूँ, तो एक एग्जांपल और ले रहा हूँ। ये कॉपी करना हो करना, नहीं करना हो मत करना, बट ये अपने माताजी पिताजी को ज़रूर समझाना। हम इंडियन लोग जो होते हैं ना, जब हम प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं तो हम पी रेशियो नहीं देखते उसकी, और ये सबसे बड़ी गलती है। क्यों? क्योंकि
अगर आप एक प्रॉपर्टी को रख रहे हो बहुत लंबे समय के लिए, तो आपको उसकी कुछ हद तक पी रेशो देखनी चाहिए। पी रेशो का मतलब है कि वो कितने की आई है और कितना कमाती है। इमेजिन करो, आपने एक बंगलो खरीद लिया, कोठी खरीद ली मतलब, या फिर एक फ्लैट खरीद लिया। अब आप ये कहते हो कि जी बंगलो खरीदा आपने, मान लेते हैं 5 करोड़ का, फ्लैट आपने खरीदा 1 करोड़ का। ये उसकी मार्केट प्राइस हो गई, जितने पे आपने उस शेयर को खरीदा, मतलब उस फ्लैट को खरीदा, मार्केट प्राइस हो गया ना। अब आपको ये देखना चाहिए कि उससे आप कमा क्या रहे हो। अगर मान लो आप उससे जो रेंट कमा रहे हो, यानी वो उसकी अर्निंग हो गई, मैं ईपीएस की जगह रेंट लिख सकता हूँ प्रॉपर्टी के केस में। भाई जो प्रॉपर्टी आ रही का रेंट है वो उसकी कमाई है एक तरीके से, अग्री। अब जो 5 करोड़ का बंगलो है, मान लेते हैं वो आपको रेंट देता है सिर्फ 2 लाख रुपए महीने का, यानी वो सिर्फ 24 लाख रुपए देता है। लेकिन जो फ्लैट है 1 करोड़ का, हो सकता है कि वो आपको 60,000 रुपए का किराया भी दे रहा हो। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, अगर आपने उसे ठीक-ठाक खोज के निकाल के लिखा हो, तो हो सकता है वो आपको 0.72 करोड़ का 0.072 आ जाएगा ना। लैक्स है ना, क्योंकि बोलिए समझ आ रहा है आपको मैंने क्या कहा? तो आपको ना इनकी भी पी रेशो कंपेयर करनी चाहिए कि जब आप रियल एस्टेट खरीदने जाएँ, तो भी आपको पी रेशो देखनी चाहिए कि आपने जो पैसा लगाया है, वो ₹1 की कमाई के लिए कितना लगाया है। सर लेकिन प्रॉपर्टी तो ग्रो भी करती है ना समय के साथ-साथ। अग्री, मैं ये कह रहा हूँ कि ग्रो करती है, लेकिन फिर भी पी रेशो को अंडरलाइंग प्रिंसिपल समझना चाहिए, देखना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा पैसे लगा रहा हूँ और उसका रेंटल इनकम भी उतना ना हो, उसकी यील्ड भी उतनी ना हो, उसकी कमाई भी उतनी ना आ रही हो। तो वो देखना चाहिए जब भी आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें। मैं कोई प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट गाइड नहीं दे रहा हूँ आपको। आई एम नॉट हियर टू गाइड यू, आई एम हियर टू जस्ट सेंसिटाइज़ यू, ताकि आप सोचना स्टार्ट करें लाइफ़ में पैसे के बारे में। जब आप पैसे के डिसीजंस लें, आपके घर में कोई पैसे के डिसीजन हो, आप लाइफ़ में कोई पैसे का डिसीजन लें, तो आपके पास फाउंडेशनल नॉलेज हो कि कैसे लिया जाता है डिसीजन। धीरे अभी तो बहुत छोटे बच्चे हो, जैसे धीरे-धीरे करके 2 महीने मेरे साथ पढ़ोगे तो मैं बहुत बहुत समझदार बना दूँगा पैसे के बहुत सारे मामलों में। क्योंकि वी विल डिस्कस फाइनेंस टू कोर, मतलब कांसेप्ट्स के साथ-साथ हम कोर को भी पढ़ेंगे फाइनेंस की। चलिए वापस आते हैं। क्या आपको ये समझ आया मैंने पूरी कहानी क्यों सुनाई है? क्योंकि इस क्वेश्चन में पीई रेशो पता थी। अगर इस क्वेश्चन में पीई रेशो पता थी तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब हमें एमपीएस बाय ईपीएस की रेशो पहले से ही पता थी और हमें एमपीएस भी पता था। यानी हमें 140 बाय ईपीएस की रेशियो ऑलरेडी 10 टाइम्स पता थी। क्या ये बात आपको समझ आ रही है? इस क्वेश्चन में हमें पीई रेशियो 10 पता है और हमें एमपीएस 140 पता है, तो हमें ईपीएस निकाल देते हैं हम ₹14। कितने बच्चों को ये बात समझ आई कि इस क्वेश्चन में पी रेशियो गिवन है, इसलिए हमें उसको क्या इंटरप्रेट करना है? क्लियर हो गई बात? चलिए क्वेश्चन करने चलते हैं। कहता है जी पी&एल अकाउंट बनाओ, वही पी&एल अकाउंट मतलब इनकम स्टेटमेंट बनाओ और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स भी निकालो, एंड के नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स भी निकालो। चलो करना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सुनिए बेटे, हम आ चुके हैं सॉल्यूशन नंबर 3 पे और क्वेश्चन हमसे मांगता है पी&एल अकाउंट, ठीक है ना? यानी क्वेश्चन हमसे क्या मांग रहा है? प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट। बताइए जी, पर्टिकुलर्स, अमाउंट एंड रुपीस, ठीक है? सुनिए बेटे, अगर मैं ये लिखूं कि हमारी सेल्स कितनी है, अगर मैं ये लिखूं हमारी सेल्स कितनी है, तो आप क्या कहेंगे? हमारी सेल्स है, सर अभी नहीं पता, कोई बात ही नहीं। अगर मैं पूछूं कि वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, तो आप कहोगे वेरिएबल कॉस्ट है 70%। ये तो पता है आपको, साथ साथ कॉपी कर सकते हो आप। अच्छा मुझे बताइए कंट्रीब्यूशन कितनी है? सर कंट्रीब्यूशन तो नहीं पता, लेकिन हमें पीवी रेशियो पता है 30% है। लेकिन हमें पीवी रेशियो पता है 30 है, ये 70 है, तो ये 100% होगा। ठीक है सर। हमें लोन पता है, लोन का इंटरेस्ट पता होगा। देखिए कंट्रीब्यूशन पता है, अब इसमें से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस कर दीजिए, तो हम किस पे आ जाएंगे? ईबीआईटी पे आ जाएंगे। अब ईबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस कर दीजिए,
लोन कितने का है? 1,25,000 का, तो उस पर इंटरेस्ट रेट आएगा। फिर हमारे पास अर्निंग बिफोर टैक्स आएगा, फिर उसमें से 30% का टैक्स माइनस होगा, तो हमारे पास अर्निंग आफ्टर टैक्स आएगा। प्रेफरेंस शेयर इस क्वेश्चन में भी नहीं है, तो हमारे पास ये ईएस आएगा, उसे डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कर देंगे, तो हमारे पास ईपीएस आएगा। क्या आपको पीएनएल अकाउंट समझ आ रहा है? फॉर्मेट तो समझ आ ही रहा है यार सर, ये तो पीएनएल अकाउंट क्या है, ये तो वही है सर, इनकम स्टेटमेंट ही तो है। हाँ बेटा, ये इनकम स्टेटमेंट, हम एफएम में इनकम स्टेटमेंट ही बनाते हैं, असलियत वाला पीएनएल अकाउंट नहीं बनाना होता, वो तो अकाउंट्स में बनाना होता है। अब हमें इस पूरे क्वेश्चन में सिर्फ एक ये आइटम पता लग सकती है, बोलो हाँ या ना। हमें इस पूरे क्वेश्चन में सिर्फ एक ये इंटरेस्ट की आइटम पता लग सकती है, और ये पता लग गई तो फिर इससे बैलेंसिंग फिगर करके बाकी चीजें निकलेंगी। पहले इंटरेस्ट पे ध्यान देते हैं भैया। देखो वो क्या कहता है, वो ये कहता है दोस्त कि इंटरेस्ट का पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट रेट इतना है, लेकिन क्या हमें इंटरेस्ट का जो रेट चाहिए होता है वो पोस्ट टैक्स होता है क्या? टैक्स के बाद वाला होता है इंटरेस्ट रेट? नहीं सर, इंटरेस्ट रेट तो प्री टैक्स होता है, टैक्स से पहले वाला होना चाहिए। कितने बच्चों को समझ आया? दिव्यम, इंटरेस्ट रेट पोस्ट टैक्स होता है या प्री टैक्स होता है? हर्षित, इंटरेस्ट रेट पोस्ट टैक्स होता है या प्री टैक्स होता है? हमेशा प्री टैक्स होता है बेटा। क्यों? क्योंकि टैक्स तो बाद में जाता है ना, इंटरेस्ट रेट तो पहले चला जाता है, तो वी शुड हैव प्री टैक्स इंटरेस्ट रेट, वी शुड हैव प्री टैक्स। तो हम क्या करेंगे इधर देखो, वर्किंग नोट नंबर 1 देखो, वी नीड प्री टैक्स इंटरेस्ट रेट, हमें प्री टैक्स इंटरेस्ट रेट चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट रेट अगर है, और अगर हम उसे 1 - t से डिवाइड कर दें, तो हम प्री टैक्स इंटरेस्ट रेट पे पहुंच जाएंगे, तो हम प्री टैक्स इंटरेस्ट रेट पे पहुंच जाएंगे। क्या मेरी बात आपको समझ आई मैंने क्या कहा? यानी अगर मेरे पास पोस्ट टैक्स का इंटरेस्ट रेट है, तो मैं उससे प्री टैक्स इंटरेस्ट रेट पे जा सकता हूं। रिपीट कर दीजिए मैंने क्या कहा, अगर मेरे पास पोस्ट टैक्स का इंटरेस्ट रेट है तो मैं उसकी मदद से प्री टैक्स के इंटरेस्ट रेट पे जा सकता हूं। कैसे? क्योंकि पोस्ट टैक्स का इंटरेस्ट रेट है 5.6 और टैक्स रेट है 30%, तो 5.6% डिवाइडेड बाय 1 - 30%, तो ये हो गया 5.6 डिवाइडेड बाय 0.7। करना बेटा, एक काम करो करो, 5.6 डिवाइड बाय 0.7, तो ये 8% आ जाएगा, तो प्री टैक्स इंटरेस्ट रेट हो गया 8%, यानी इंटरेस्ट रेट है हमारे लिए 8%। तो कितना हो गया ये अमाउंट? यानी ये अमाउंट 10,000 का हो गया। अग्री? अग्री और डिसअग्री बताइए बेटा। अग्री? जी सर, हमें ये बात समझ आ गई कि हमारे पास इंटरेस्ट का रेट 10,000 है, हमें ये बात समझ आ गई कि हमारे पास इंटरेस्ट का रेट 10,000 है। अग्री बच्चा? नो प्रॉब्लम टिल नाउ? आपने कहा नहीं सर, अपन को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, अपन को कोई भी प्रॉब्लम यहां तक नहीं है सर। ठीक है दोस्तों? देखिए, अगर हमें इंटरेस्ट का रेट समझ आ गया, अब आगे पढ़िए क्वेश्चन में क्या क्या लिवरेज गिवन है। क्वेश्चन में हमें डीएफएल पता है, तो डीएफएल को यूज करो, डीएफएल को यूज करके इंटरेस्ट की मदद से ऊपर नीचे वाली चीजें निकाल लो। कैसे? वर्किंग नोट नंबर 2 बताइए बेटा, डीएफएल का फॉर्मूला क्या होता है? डीएफएल का फॉर्मूला होता है ईबीआईटी अपॉन ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, और अगर डीएफएल 1.5 है तो ये हो जाएगा एक्स अपॉन एक्स माइनस इंटरेस्ट, तो ये मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 1.5x - 15,000
इज इक्वल टू एक्स। ये तो मल्टीप्लाई करना तो आता है बेटे, 1.5 एक्स से इंटू होगा तो 1.5 एक्स होगा, 1.5 10,000 से इंटू होगा तो 15,000 बनेगा। अब ये उठा के ले जाओ, तो ये 0.5 एक्स हो गया इक्वल टू 15,000 हो गया, तो एक्स की वैल्यू 30,000 हो गई। एक्स की वैल्यू कितनी हो गई बेटे? 30,000 हो गई। बोलिए मेरी बातें आपको समझ आई मैंने क्या कहा? इज इट एब्सोल्युटली क्लियर? तो एक्स मतलब ईबीआईटी आ गया। सबको क्लियर है बेटा एक्स कैसे आया यानी ईबीआईटी कैसे आया? जल्दी बताइए। अब अगर 30,000 का ईबीआईटी आ गया तो लग दो, बस अब लिख दोगे तो काफ़ी कुछ तो यहीं पे ही क्लियर हो जाएगा। ये वर्किंग नोट नंबर 2 से 30,000 आ गए। बस अब नीचे तो सब्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दो बेटा, नीचे तो पूरा सॉल्व हो जाएगा। बताओ कैसे? देखो 30,000 माइनस 10,000 कितना बचता है? 20,000। 20,000 में से 30% टैक्स हटा दो तो 6,000 रुपये का टैक्स हट जाएगा। प्रेफरेंस डिविडेंड है ही नहीं ना बेटे, क्वेश्चन में प्रेफरेंस डिविडेंड है ही नहीं, तो आपने इधर लिख के दिखाना भी है तो काट भी सकते हो लिख के। क्वेश्चन में प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है ना, प्रेफरेंस शेयर्स ही नहीं है क्वेश्चन के अंदर। आप पढ़ो पूरे के पूरे क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में बेटा कोई भी जानकारी नहीं है, नहीं है तो इसका मतलब प्रेफरेंस शेयर मिसिंग है, खत्म। नंदिनी समझे बेटा आप? तो ये आया 14,000, 14,000 में से माइनस कर दीजिए प्रेफरेंस डिविडेंड, तो ये भी बचा 14,000। क्लियर है ये बात आपको? अब सवाल उठता है नंबर ऑफ शेयर्स निकालने का। एक बात बताओ, नंबर ऑफ शेयर्स निकालने के लिए तो हमें ईपीएस ऑलरेडी पता है। बताओ ईपीएस ऑलरेडी कैसे पता है, सच बताओ। देखो एक और वर्किंग नोट देखो, वर्किंग नोट नंबर 3 देखो। आपको पता है पी रेशो क्या होती है? पी रेशो मतलब होता है एमपीएस बाय ईपीएस। क्वेश्चन में हमें पीई रेशो 10 पता है और एमपीएस 140 पता है। अगर ये 10 पता है और ये 140 पता है तो बताओ ईपीएस कितना होता? बताओ बेटा ईपीएस कितना होता? 14 रुपीज होता। वेरी गुड आयुषी, सबको क्लियर है बेटा ये बात? ईपीएस पता है हमें। अग्री और डिसअग्री बताइए बेटे, हमें ईपीएस पता है, हमें ईपीएस 14 रुपीज पता है। तो अगर हमें 14 रुपीज का ईपीएस पता है तो आप मुझे बताइए नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हो गए यहाँ पे डिवाइड करके? यहाँ कितने से डिवाइड करूं? यानी मैं जरूर इसे 1000 से डिवाइड करूंगा तभी तो मेरे पास ईपीएस इतना आएगा। बोलिए अगर 14,000 को डिवाइड बाय 1000 करेंगे तभी तो 14 रुपये आएगा। अग्री और डिसअग्री बताइए बेटे, अग्री और डिसअग्री? आपने कहा जी हाँ, ये बात हमें समझ आ गई। तो ईपीएस आ गया 14 रुपीज, तो नंबर ऑफ शेयर्स भी निकल आया। ये हमारे पास बैलेंसिंग फिगर से नंबर ऑफ शेयर्स आ गया। यानी हम नीचे की स्टेटमेंट तो कंप्लीट हो गई, अब ऊपर की स्टेटमेंट चलते हैं। एक बात आइए, क्या हमें DOL पता है? इस क्वेश्चन में हमें डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज पता है। तो अगर डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज पता है तो वर्किंग नोट नंबर 4 बनाइए, बताइए क्या पता लग जाएगा? DOL का मतलब क्या होता है? DOL का मतलब होता है कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। DOL का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। अगर मुझे DOL पता है 2, कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं पता लेकिन मुझे ईबीआईटी तो पता है 30,000 है। बोलिए बेटे इससे क्या होगा? अगर मैं इसे इससे इंटू कर देता हूं तो मेरे पास 60,000 रुपीज का कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया। यानी हमारे पास 60,000 का कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया। अग्री? अग्री। अगर 60,000 का कॉन्ट्रीब्यूशन है तो यहाँ पे लिख दीजिए कि 60,000 रुपीज का कॉन्ट्रीब्यूशन है और ये वर्किंग नोट नंबर 4 से निकल कर आया है। तो अगर आपको ये कॉन्ट्रीब्यूशन पता है तो इन दोनों की बैलेंसिंग फिगर से फिक्स कॉस्ट भी आ जाएगी। बता सकता है कोई बैलेंसिंग फिगर कितनी है? 60,000 में से कितने पैसे को माइनस करूं कि 30,000 बचे? तो 30 को ही माइनस करना पड़ेगा, करेक्ट। तो ये बैलेंसिंग फिगर से 30,000 आ गया।
और मुझे बताइए, अगर कंट्रीब्यूशन 30% ऑफ सेल्स होता है, सेल्स का 30% होता है और वो 60,000 होता है, तो रिवर्स करके बताओ सेल कितनी होती होगी। रिवर्स जाके बताओ सेल कितनी होती होगी, गैस करो सब। अगर 60,000 कंट्रीब्यूशन है और वो 30% के बराबर है, तो पीवी रेशियो का फॉर्मूला यूज कर लो इधर वर्किंग नोट नंबर 5 में। देखो बेटा, पीवी रेशियो क्या होती है? पीवी रेशियो होती है कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100। कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100, ठीक है जी। तो आप क्या बोलोगे, कंट्रीब्यूशन बाय सेल का मतलब क्या होता है? तो आप ये बोलोगे कि अगर पीवी रेशियो 30% है, कंट्रीब्यूशन 60,000 है, तो सेल डिराइव कर लो यार इसकी मदद से। इसकी मदद से आप सेल डिराइव करोगे तो 2 लाख रुपीस की सेल आ जाएगी। यानी हमारी सेल कितनी आ रही है? 2 लाख, करेक्ट। सेल्स कितनी आ रही है बेटा? 2 लाख। तो बस एक काम करो, इस सेल को उठा के पुट कर दो मेन क्वेश्चन में। ये वर्किंग नोट नंबर 5 से आया। तो बैलेंसिंग फिगर से कितना आ जाएगा बेटा? ये 1,40,000। कितने बच्चों ने मुझसे पहले ही कर लिया था ये टेबल कंप्लीट? पहले था ये टेबल कंप्लीट होना चाहिए। टेबल कंप्लीट हो गया फिर तो वो जो भी मांगेगा सब निकल जाएगा यार। सच बताऊं, अगर टेबल कंप्लीट करना आपने सीख लिया, अभी और क्वेश्चन करेंगे प्रैक्टिस, ऐसे घबराओ नहीं, अभी तो हम 10 क्वेश्चन और करने वाले हैं इस पे। बट अगर ये टेबल बनाना आपने सीख लिया ना अच्छे से, तो फिर आपके पास जो क्वेश्चन कहेगा सब निकल जाएगा। फिर बाकी सब तो फॉर्मूलाज है ना, वैल्यू पुट करके निकालना है। क्वेश्चन ने हमसे क्या क्या पूछा था ये मांगते हैं। हाँ भैया क्या चाहिए? कह रहा था प्रिपेयर दी पीएनएल अकाउंट, बना दिया भाई, पहला पॉइंट सॉल्व कर दिया आपके लिए। पीएनएल स्टेटमेंट बना दी। फिर कहता है फाइंड आउट द नंबर ऑफ शेयर्स, तो बस सेकंड पॉइंट में ये लिख दो, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो वो आ जाएगा कैसे? ईएस को डिवाइड बाय ईपीएस करके, यानी 14,000 को डिवाइडेड बाय 14 करके, यानी 1,000 शेयर्स। यानी हमारे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हैं 1,000। बस ये दिखाने से आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ये पोर्शन शो कर देने से आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। क्लियर हुई बेटा बात? आनंद आया कि नहीं आया? जल्दी बताइए बेटा क्वेश्चन में। देखिए हो पता है क्या रहा है, मेरे को क्योंकि सब बच्चों को साथ लेके चलना है और अभी चैप्टर नया नया है, तो मैं पूरे पूरे पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा हूँ, हर एक बात लिख रहा हूँ। आपके मन में कई बार ऐसा आ रहा होगा, सर क्यों लिख रहे हो? तो मन में ही समझ आ गया, क्यों लिखा रहे हो, क्यों दिखा रहे हो लिख के, है ना। इनिशियली हमें दिखाना पड़ेगा, बट बाद में आप अपनी स्पीड पिकअप कर सकते हैं। आपको वर्किंग नोट्स थोड़े कम भी बनाने हो तो बना सकते हो। वर्किंग नोट में कोई 1-2 पॉइंट आपने खा भी जाने हो, गायब भी करने हो तो खा सकते हो, क्योंकि उसके मार्क्स नहीं है, मार्क्स मेन आंसर के हैं। जैसे मानो मैंने अब आपको ये सिखाया कि डी की वजह से कंट्रीब्यूशन कितना, आपने एग्जाम में नहीं दिखाना तो मत दिखाओ, डायरेक्ट कर सकते हो कि अगर ये 60 पता है तो ये 2 लाख है, डायरेक्ट लिख दो, लिख सकते हो इतना। कुछ कुछ वर्किंग नोट, जैसे ये वर्किंग नोट आपने स्किप करना है तो आप कर सकते हो, पर ये वाला दिखा देना, ये सब दिखा देना वर्किंग नोट, ठीक है ना। बोलिए आंसर क्लियर हो गया? 100% समझ आ गया? बहुत बढ़िया। तो अभी हमने वार्म अप क्लास तो कर ली बेटे लिवरेजेस की। अब नेक्स्ट क्लास से लिवरेजेस एक्चुअल में समझ आएगा और डिटेल में, जब हम इसके परसेंटेज चेंज वाले फॉर्मूले पढ़ेंगे और लॉजिक पढ़ेंगे, वो कल की क्लास से स्टार्ट होगा। यहां तक क्लियर है आपको? लिवरेजेस का बेसिक लॉजिक समझ आए? आज भी मैं कोई होमवर्क नहीं दे रहा हूं बेटा, ठीक है, आज भी होमवर्क नहीं, कल होमवर्क दूंगा। कल से होमवर्क पक्का मिलना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि कल आप क्वेश्चन इंडिपेंडेंटली करने लायक हो जाओगे कल से। अभी तक नहीं हो, अभी बस इतना कर सकते हो कि चाहो तो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को रिपीट कर लो, बस इतना कर सकते हो। वैसे अगर चाहो तो क्वेश्चन नंबर 5 कर सकते हो, 5 करोगे ट्राई? 5th क्वेश्चन ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो कल, मतलब घर पे ट्राई कर सकते हो, ठीक है। सेकंड थर्ड को रिपीट करो और 5th को ट्राई करो, लिख लो सेकंड थर्ड एंड 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन रिपीट करके आना, मतलब 5th क्वेश्चन खुद करना, सेकंड थर्ड को रिपीट करना, ठीक है। कल मिलेंगे बेटा सेम टाइम पे, ओके। चलिए, आई विल सी यू गाइस टुमारो।